अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 13 डे 2। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने OSPF पढ़ना शुरू किया हुआ है। उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स अब तक हम पढ़ चुके हैं। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें मेनली जो हमारा फोकस जिन टॉपिक्स पे रहा है उनमें मल्टीपल एरिया OSPF था। उसके बाद फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट था। OSPF में राउटर के मुख्तलिफ रोल्स पे हमने बात की थी। इंटरनल राउटर क्या है, बैकबोन राउटर क्या होता है। बैकबोन राउटर की दो टाइप्स थी जिनमें बैकबोन इंटरनल और ABR शामिल है। इसी तरह फिर एक राउटर का रोल है ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। तो इनको वेरीफाई कैसे किया जाता है, इन राउटर्स का रोल क्या होता है, ये हमने कल सीखा था। और इनमें चीजें वक्त के साथ साथ और शामिल होती चली जाएंगी। ठीक है, यानी अब आपको ABR और ASBR की टर्म का पता लग गया है, तो जैसे जैसे हम मजीद OSPF को पढ़ेंगे तो ABR और ASBR के बारे में मजीद तफसीलात जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद कल जाते जाते पॉलिसी बेस्ड राउटिंग जो है उसका भी हमने बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया था कि PBR टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें कल मैंने मेट्रिक टाइप और सीड मेट्रिक की वैल्यू कन्फिगर करके दिखाई थी विद द हेल्प ऑफ राउट मैप एंड ACL। ठीक है जी, तो इसको हमने यानी इस्तेमाल जो है वो बेसिक प्लेटफॉर्म हम हमारा OSPF ही था। तो OSPF को यूज करते हुए, राउट मैप को यूज करते हुए, ACL को यूज करते हुए हमने ये टास्क कंप्लीट किए थे। अब आपने देखा होगा कि ACL जब से हमने पढ़ी है वो अब हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। और जब आप OSPF पढ़ रहे थे, ये बात मैंने आपको उस वक्त भी बता दी थी कि इसको अच्छे से सीख लें, इसके साथ समझौता कर लें किसी तरीके से। ACL ने आपकी जान किसी भी सूरत में छोड़नी नहीं है। तो अगर ये ना सीखी तो आपको आगे भी काफी नुकसान होगा। ठीक है जी, तो आप देख लें ACL डेली बेसिस पे हमारे सामने किसी ना किसी शक्ल में आई जाती है। आज भी मैं कोशिश करूंगा कुछ वेरिफिकेशन कमांड्स के अंदर आप ACL को कैसे शामिल कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। कल जरा आउटलाइन में हम नजर डाल रहे थे तो एक कंडीशनल डीबगिंग हमें नजर आई थी। अब कंडीशनल डीबगिंग क्या होती है मैं कोशिश करूंगा आज पढ़ते पढ़ते, पढ़ना तो हमने OSPF को ही है, OSPF पढ़ते पढ़ते जरा कंडीशनल डीबगिंग पे भी एक नजर डाल लेंगे कि वो क्या होती है और उसको कैसे कन्फिगर किया जाता है। तो उसी सिलसिले को जी आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम OSPF में छोटी बड़ी काफी सारी चीजें सीख चुके हैं। सिंगल एरिया OSPF, मल्टीपल एरिया OSPF, प्रोसेस आईडी, राउटर आईडी, एरिया आईडी, कॉन्टिगुअस और डिसकॉन्टिगुअस वाइल्ड कार्ड मास्क का क्या कॉन्सेप्ट है ये हमने जान लिया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद OSPF को कन्फिगर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें पर नेटवर्क है, पर IP है, पर इंटरफेस है, पर प्लेटफॉर्म है, ये इस पे हम बात कर चुके हैं। और कुछ चीजें जो है वो कल के लेक्चर में शामिल हो गई थी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है OSPF में वो इंटरव्यूज और एग्जाम्स के हवाले से, खास तौर पे ट्रबल शूटिंग की अगर हम बात करें तो उस लिहाज से बड़ा अहम है। अच्छा, मुझे जहन से ना निकल जाए, ये कल के लेक्चर में एक और बड़ी अहम चीज हमने सीखी थी, TCL, टूल कमांड लैंग्वेज, जो कि स्क्रिप्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली सिस्को iOS के अंदर मौजूद है। उसे यूज करते हुए कल हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था जिसका काम था, और एक फॉर लूप को यूज करते हुए हमने क्या किया था, हमने मल्टीपल IP एड्रेसेस को आप पिंग कैसे करवा सकते हैं तो वो हमने देखा था। ठीक है जी, तो वो बड़ा यूजफुल है। आप और मैंने कहा था वो तो आप जब कहीं ज्वाइन करें किसी कंपनी को तो सारे IP एड्रेसेस एक बार इकट्ठे करके अपना TCL वाला स्क्रिप्ट बना छोड़े, जिसको हम लोग फकी कहते हैं। तो वो स्क्रिप्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े उसकी IP एड्रेसेस की रीचेबिलिटी को टेस्ट करने की तो आप उसे इस्तेमाल कर सकें। कोई इतना मुश्किल नहीं था, बड़ा लॉजिकल था। ठीक है जी, इजी स्टेप्स थे उसके सारे। तो वो भी हमने कल के लेक्चर में देखा था। अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो अगेन मैं दोहरा देता हूं जी, एग्जाम्स और इंटरव्यूज के लिहाज से बड़ा अहम है। आज का बड़ा हिस्सा आज के लेक्चर का थ्योरेटिकल है और एंड पे फिर लैब भी है। लैब भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है। और अगेन
अगर हम OSPF चलाने के हवाले से बात करें तो OSPF कॉन्फ़िगर करने के तो जितने तरीके हैं वो आप सब सीख चुके हैं, ठीक है जी। उसके अलावा और कोई मेथड नहीं है OSPF चलाने का, तो जाहिर है आप कॉन्फ़िगरेशन तो उन्हीं 4 में से किसी एक तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन मेनली कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज आप सीखेंगे। 3 टॉपिक्स हैं जी जो कि आज मैं डिस्कस करूंगा और तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। एक में गड़बड़ हो जाए तो फिर सारे के सारे खराब हो जाते हैं, ठीक है जी। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम जो टॉपिक आज कवर करेंगे वो है OSPF पैकेट टाइप्स। OSPF पैकेट टाइप्स, ठीक है जी। हमें OSPF के फिलहाल एक ही तरह के पैकेट का पता है और वो है हेलो पैकेट। उससे तो हम वाकिफ हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर नेबरशिप, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर नेबरशिप। तो फिलहाल हम उससे वाकिफ है, लेकिन उसके अलावा OSPF में और भी मुख्तलिफ तरह के पैकेट्स होते हैं। तो एक टॉपिक है जी OSPF पैकेट टाइप्स। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे OSPF ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क, जिसका जिक्र हम बड़े अरसे से कर रहे हैं और हमें इंतजार है कि कब ही आएगा और कब वो जो हमारे पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें समझ आएंगे। तो दूसरा टॉपिक आज हमारा जो है वो OSPF ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क होगा, जिसकी लैब भी है। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे OSPF नेबरशिप या एडजेसेंसी टाइप्स। OSPF नेबरशिप स्टेट्स कह लें, सॉरी OSPF नेबरशिप स्टेट्स कह लें या एडजेसेंसी स्टेट्स कह लें, ठीक है जी। स्टेट्स की अगर बात करें तो कल भी मैंने जिक्र किया था कि OSPF में आपने देखा होगा जब जब नेबरशिप होती है ना, तो जब भी नेबरशिप होती है एक लॉग मैसेज आता है और उसमें एंड पे लिखा होता है लोडिंग डन, चेंजिंग स्टेट टू फुल। तो ये फुल, लोडिंग, ये OSPF की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। तो आज हम उन स्टेट्स को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है जी। ये सारे टॉपिक्स बड़े अहम हैं। तो आगाज हम कर रहे हैं जी OSPF पैकेट टाइप से, एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहला है इनमें OSPF पैकेट टाइप्स। OSPF पैकेट टाइप्स हम वाकिफ सिर्फ एक से हैं एंड दैट इज हेलो पैकेट। अच्छा जी, इससे पहले कि हम पैकेट टाइप्स को देखें, सबसे पहले हम जरा पैकेट पे वापस चलते हैं। एक वो हमारा डेटा पैकेट या IP पैकेट होता था, ये पैकेट हम कब कहते हैं ये चीज पैकेट बन गई, यानी ये डेटा यूनिट PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो है ये अब पैकेट बन गया है। तो क्या पैकेट की क्या डेफिनेशन थी? अच्छा, मैंने आपको ये दोबारा याद दिला दूं, अगले हफ्ते मैं एक आपका मैंने कहा था मैं टेस्ट बनाऊंगा, ठीक है। उसमें उसका मकसद ये होगा कि आप क्लास में बैठ के उन सवालों का जवाब, अगर तो आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, आप लिख देंगे। अदरवाइज आप उनके जवाब तलाश करें, अपने नोट्स में से ढूंढें, गूगल से ढूंढें, चैट GPT से ढूंढें, ठीक है जी। पूरी प्रैक्टिस एक एक्सरसाइज होगी, आपने उस असाइनमेंट को मुकम्मल करना है। और मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा ढेर सारे सवाल उसमें डालूं, हो सकता है 50 सवाल डाल दूं, 60 सवाल। मकसद ये होगा पहले लेक्चर से लेकर जितना हम आज तक पढ़ रहे हैं सब कुछ उसका हिस्सा हो। और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ना हो, बल्कि जिस तरीके से सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि MCQ आपके सामने आ जाए ना तो 4 ऑप्शन लिखे हो तो फिर ऑप्शन ढूंढना आसान हो जाता है, दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं डलता। तो अगर ऑप्शंस नहीं होंगे तो जरा आपके दिमाग पे आपको जोर डालना पड़ेगा, और जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप जरा अपने नोट्स टटोलें खोल के उसमें से कुछ ढूंढें या फिर गूगल का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर किसी एक सवाल के लिए आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे ना, उस एफर्ट की वजह से वो चीज आपको याद रह जाएगी लंबे अरसे तक, ठीक है। तो मकसद ये है कि आप रिवाइज कर लें सारा कुछ। तो अगले हफ्ते में संडे वाले दिन, ठीक है जी, वो एक लंबी चौड़ी सी असाइनमेंट, एक पूरा डॉक्यूमेंट आपके हवाले करूंगा, क्लास में बैठ के आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। उसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। और अगेन मैंने आपको कहा था फेल पास का कोई मकसद ही नहीं है कि आप पास हो गए या फेल हो गए। आप अपना खुद असेसमेंट करेंगे कि आपने सवालों का जवाब, कितने सवालों का जवाब आपको खुद से आता था और कहाँ पे आपको मेहनत की ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक बात गारंटी है, अगर आप वो पूरी असाइनमेंट कर लेंगे, जैसे तैसे भी करें, आपका जब जितना हमने अब तक पढ़ा ना वो रिवाइज सब कुछ हो जाएगा, ठीक है जी। किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे रेप है, रेप के बारे में अगर कोई 15 सवाल बनते हैं, जितना हमने, मैं 15 के 15 सवाल लिख दूंगा उसमें, यानी काफी टाइम लगेगा आपको मुकम्मल करने में और आप बेहतर महसूस करेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा कि यार चीजें रिकॉल हो गई हैं, याद हो गई हैं इस बहाने से। चले जी, पैकेट की बात हम कर रहे थे। पैकेट की टर्म हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कब यूज, पैकेट कब बनता है?
जब सेगमेंट के साथ नेटवर्क लेयर हेडर ऐड हो जाए तो हम कहते हैं पैकेट बन गया है। और इस प्रोसेस को यानी हेडर अटैच करना का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? एनकैप्सुलेशन। तो सेगमेंट एनकैप्सुलेटेड इन नेटवर्क लेयर हेडर, इसको आईपी हेडर भी कहा जाता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर हेडर भी कहते हैं, आईपी हेडर भी कहते हैं। तो आईपी हेडर जब डेटा के साथ सेगमेंट के साथ अटैच हो जाता है, अच्छा आप ये भी कह सकते हैं कि आईपी हेडर जब डेटा के साथ अटैच हो जाता है, सेगमेंट फॉर्म ऑफ डेटा ही है ना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब डेटा के साथ आईपी हेडर या नेटवर्क लेयर हेडर अटैच हो जाता है तो क्या बन जाता है? पैकेट। ठीक है जी। तो यहां पे फिर बात हो रही है ओएसपीएफ पैकेट की। तो ओएसपीएफ पैकेट बनने के लिए भी, ओएसपीएफ पैकेट बनने के लिए भी किसी ना किसी हेडर का अटैच होना जरूरी है। तो ओएसपीएफ का अपना हेडर होता है जी, ओएसपीएफ का अपना हेडर है जिसमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होती है। तो ओएसपीएफ के हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होती है, कितनी फील्ड्स हैं, कोई भी हेडर उठा के देख लें, किसी भी प्रोटोकॉल का हेडर उठा, हेडर में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। हेडर का मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। और इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह की होती है, और अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को हेडर में अलग अलग फील्ड्स में रखा जाता है कि ये फलां चीज की, फलां तरह की इंफॉर्मेशन की ये फील्ड है, फलां की ये फील्ड है। तो अलग अलग फील्ड्स बना दी जाती हैं जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो जो ओएसपीएफ का हेडर है वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूं कि ओएसपीएफ के हेडर में क्या क्या कुछ होता है। टोटल जी ओएसपीएफ के हेडर में 9 तरह की इंफॉर्मेशन है, यानी यूं कह लें 9 फील्ड्स हैं। ओएसपीएफ हेडर में कितनी फील्ड्स हैं जी? 9 फील्ड्स हैं। वो कौन कौन सी हैं एक एक करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं उनको। ये जी मैं समझे ओएसपीएफ का हेडर बना रहा हूं। ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल नंबर याद है? 89। प्रोटोकॉल नंबर 89। ठीक है जी। तो ये प्रोटोकॉल 89 का हेडर है, ये प्रोटोकॉल 89 का हेडर है। सबसे पहली फील्ड इसमें जो होती है ना ओएसपीएफ हेडर में, वो होती है वर्जन। ठीक है जी। ओएसपीएफ वर्जन जो है वो इसके अंदर मेंशन्ड होता है। ओएसपीएफ के कितने वर्जन हैं जो इस वक्त मौजूद हैं? 2, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। 1 एग्जिस्ट नहीं करता, वर्जन 2 और वर्जन 3 है। वर्जन 2 इज फॉर IPv4। ठीक है जी। वर्जन 3 इज फॉर IPv6। वर्जन 3 IPv6 राउटिंग के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है जी। अच्छा जी, वर्जन के बाद बारी आती है पैकेट टाइप की। वर्जन के बाद बारी आती है ओएसपीएफ पैकेट टाइप। ठीक है जी। मुझे असल में ये इतनी जगह पे 9 चीजों को मैनेज करना, तो मैं कोशिश करूंगा कि जगह जहां पे बच सके वो मैं बचाते हुए चलूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले वर्जन, फिर उसके बाद पैकेट टाइप, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये वाली फील्ड है बेसिकली। ठीक है। टाइप, ओएसपीएफ पैकेट टाइप। ओएसपीएफ के जी 5 तरह के पैकेट होते हैं। कितनी तरह के? 5। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट्स। ठीक है जी। बाद में इनको लिस्ट डाउन करूंगा और लिखवाऊंगा, बस फिलहाल यहां पे लिख देता हूं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ओएसपीएफ पैकेट्स। ठीक है जी। ओएसपीएफ पैकेट की 5 अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पैकेट लेंथ। पैकेट लेंथ, ओएसपीएफ का जब पूरा पैकेट बन जाएगा तो उसका एक साइज होगा, एक लेंथ होगी कि ये पैकेट इस साइज का है। तो वो जो टोटल पैकेट का साइज होता है वो इस फील्ड के अंदर मेंशन्ड होता है। ठीक है जी। पैकेट लेंथ। ठीक है जी। पैकेट जब बन जाता है, ठीक है जी, तो उस पैकेट का एक साइज होगा, वो जितना भी साइज होगा वो इस फील्ड के अंदर लिखा जाता है कि इस पैकेट का साइज इतना है। और ये वेरिएबल है, यानी को पैकेट साइज फिक्स नहीं होता। डेटा ज्यादा होगा पैकेट का साइज बढ़ जाएगा, डेटा कम होगा तो पैकेट का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है जी। कितनी तरह के पैकेट है? 5। हर तरह के पैकेट का अपना अपना डेटा होता है। हर तरह के पैकेट का अपना अपना डेटा होता है, और वो डेटा वेरिएबल होता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो लेंथ वाली फील्ड है ये वेरी करती है। ये वेरी करती है तो यहाँ पे है ना, अगर फिक्स्ड होता तो ये फिर लेंथ की जरूरत नहीं थी बताने की, वो तो फिर पता होता इतना ही है, तो लेंथ मेंशन करने की जरूरत क्या है। तो ये वेरिएबल है, तो जितनी भी लेंथ होगी वो यहाँ पे नजर आएगी। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या होता है? उसके बाद होता है जी राउटर आईडी। राउटर आईडी,
ये जो भी पैकेट है, 5 तरह के पैकेट होते हैं ना, उन पैकेट्स को कोई ना कोई राउटर ही एडवर्टाइज कर रहा होगा ना, तो उस राउटर की अपनी एक राउटर आईडी भी होगी। तो राउटर की जो भी राउटर आईडी होगी वो इसके अंदर लिखी होती है। राउटर की जो भी राउटर आईडी होगी वो पैकेट के अंदर लिखी होती है। कितनी तरह के पैकेट हैं? 5। इसका मतलब है पांचों तरह के पैकेट के अंदर राउटर आईडी लिखी होती है। जो भी पैकेट आप किसी को भेजेंगे, उसे जो भी रिसीव करेगा, रिसीव करने वाले को पता लग जाएगा कि ये पैकेट मुझे भेजा किसने है। और वो किस चीज की मदद से पता लगेगा? राउटर आईडी। राउटर आईडी की तफसील आप सब लोगों को अच्छे तरीके से पता है, ये क्या होती है और कितने तरीकों से कॉन्फ़िगर हो सकती है। ठीक है जी। तो चौथी फील्ड है राउटर आईडी। उसके बाद जनाब फील्ड है एरिया आईडी। एरिया आईडी, ये 5 तरह के पैकेट हैं, पांचों तरह के पैकेट ये सारी फील्ड्स कैरी करते हैं। हर पैकेट में ये सब कुछ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एरिया आईडी की क्या कहानी है? लेट से ये एक राउटर है, इसके दो अलग अलग इंटरफेस है, ईथरनेट 0 और ईथरनेट 1। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि ये वाला इंटरफेस एरिया 0 में हो और ये वाला इंटरफेस एरिया 1 में हो? हाँ जी, बिल्कुल है। अच्छा, इस किस्म के राउटर को हम कहते हैं, ये राउटर कर क्या रहा है? बैकबोन को रेगुलर एरिया से मिला रहा है। बैकबोन को रेगुलर एरिया से। थोड़ी सी आज आपको तंगी होगी, कल का लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, जाके जब रिवाइज कर लोगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, आगे परेशानी नहीं होगी, बस ये थोड़ी बहुत कल का जहां जहां मैं आपको रेफरेंस दूंगा ना, वो आपको तंग कर सकता है। मैं इस वक्त हसन साहब से मुखातिब हूं, बाकी लोगों से नहीं। जो आप लोग तो आए हुए थे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, आज का लेक्चर तुम्हें समझ आएगा जो आज की बात है। ठीक है, ये तो कल वाली बात कर रहा हूं ना। अच्छा, तो इस राउटर के दो इंटरफेस, दोनों का ताल्लुक अलग अलग एरिया। अच्छा हसन, ये तो बता सकते हो ना कि ये सिंगल एरिया होगा कि मल्टीपल एरिया? मल्टीपल एरिया। ठीक है, तो ये मल्टीपल एरिया। अच्छा, इस राउटर की राउटर आईडी तो एक होगी ना, राउटर आईडी तो एक है, लेकिन जो पैकेट ये इस इंटरफेस से भेजेगा ना, उसमें एरिया आईडी क्या लिखी जाएगी? 0। और जो पैकेट ये इस इंटरफेस से भेजेगा उसमें एरिया आईडी क्या लिखी जाएगी? 1। इसका मतलब है एक राउटर अगर मुख्तलिफ इंटरफेसेस से कोई पैकेट भेज रहा है तो उनमें एरिया आईडी तब्दील हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अगर दोनों इंटरफेस एक ही एरिया में होते तो दोनों तरफ एरिया आईडी सेम होती, और अगर डिफरेंट एरियाज हैं तो एरिया आईडी डिफरेंट होगी। तो एरिया आईडी एक ही राउटर के भेजे हुए पैकेट में डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ठीक है जी। कितनी फील्ड्स हो चुकी हैं? 5। टोटल है 9। तो उनमें से हमने 5 लिख ली हैं, 4 बाकी रह गई हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इससे अगली फील्ड क्या होती है? इससे अगली फील्ड है चेकसम। इससे अगली फील्ड का नाम क्या है जी? चेकसम। ठीक है, अब ये चेकसम क्या है? चेकसम है जी एक छोटी सी मैथमेटिक्स। ठीक है, ये मैथमेटिक्स क्या करती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जैक्ट ये सारी कैलकुलेशन बाइनरी में होती है, मैंने और आपने नहीं करनी होती। ठीक है, लेकिन इसका एक बेसिक आइडिया जो है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं। पैकेट की इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी क्या है? जो पैकेट मैंने भेजा है रिसीवर को वो उसी तरह से मिले, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे जो मीडिया या मीडियम्स है ना, उनमें मुख्तलिफ किस्म की इंटरफेरेंस होती है। जैसे हमारा ये, अगर हम इलेक्ट्रिकल केबल्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एक बड़ी कॉमन सी चीज है। इसका शायद पहले भी जिक्र मैंने किया हो, ईएमआई कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है जी, केबलिंग के टाइम पे मैंने इसका जिक्र किया था। तो उसकी वजह से एन मुमकिन है कि आपकी कोई एक आधी बिट भी ऊपर नीचे हो गई, 0 1 बन गया या 1 0 बन गया, तो डेटा तो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम ये नहीं कह सकेंगे डेटा की इंटेग्रिटी बरकरार रही है। तो ये जो चेकसम है ना, ये आपके ओएसपीएफ पैकेट की इंटेग्रिटी का ख्याल रखने के लिए। क्यों है? क्यों है? वो इसलिए है कि आपको याद है ओएसपीएफ जो है ये टीसीपी और यूडीपी बेस्ड नहीं होता, ये अपनी रिलायबिलिटी के लिए टीसीपी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपनी रिलायबिलिटी का ख्याल खुद से रखने की कोशिश करता है। ठीक है जी, इनमें जो चेकसम की फील्ड है ये ओएसपीएफ पैकेट की इंटेग्रिटी का ख्याल रखने के लिए मौजूद होता है। करता क्या है? मैं जनरल आइडिया देने के लिए एक मिसाल देता हूं। लेट से आपका डेटा है 25, डेटा क्या? 25। ठीक है जी, अब इस 25 को ना एक ऐसे नंबर से डिवाइड किया जाएगा जिसपे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 5 5 जार
25, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक है, अब डेटा 25 है ना, और इसके साथ एक ऐसा नंबर जिसपे ये पूरा डिवाइड हो गया था, जिसपे रिमाइंडर 0 आ रहा था, वो साथ में भेज दिया जाएगा, तो 5 जो है वो साथ जाएगा। अब यानी कि डेटा तो डेटा वाली फील्ड में होगा ना, 25 ने कहां पे जाना है, डेटा वाली फील्ड में। डेटा की फील्ड ये भी बता देता हूं, सबसे आखिरी फील्ड जो है ना ओएसपीएफ की, वो डेटा होती है। ओएसपीएफ पैकेट की आखिरी फील्ड क्या होती है, डेटा। तो डेटा की फील्ड में क्या होना है 25, 25 ने तो उसमें जाना है, लेकिन ये वाला जो 5 है ना, ये पता किधर जाएगा, चेक सम वाली फील्ड में। अब इससे फायदा क्या होगा, जब ये पैकेट जा रहा है, रास्ते में कोई गड़बड़ होती है, इंटरफेरेंस आती है किसी भी किस्म की, उस इंटरफेरेंस की वजह से डेटा में अगर कोई चेंज आ जाए या चेकसम की वैल्यू में कोई चेंज आ जाए, दोनों में असर हो सकता है ना उसका। बिट्स ही हैं, चेकसम भी बिट्स हैं, डेटा भी बिट्स की शक्ल में जा रहा है, तो गड़बड़ उधर भी हो सकती है, गड़बड़ इधर भी हो सकती है। ठीक है, दोनों में से अगर कहीं भी गड़बड़ हुई, और जब ये डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, लेट से डेस्टिनेशन पे 25 की बजाय क्या पहुंचा 26, इधर से ये चेकसम की वैल्यू बच गई, वो 5 ही रही। इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। दैट मींस कि जो भेजने वाले ने भेजा था आपको वो नहीं मिला, डेटा करप्ट हो चुका है, डेटा सही हालत में आपके पास रिसीव नहीं हुआ। आप अब सेंडर को कहेंगे कि आपकी तरफ डेटा को दोबारा से री ट्रांसमिट किया जाए। ठीक है जी, तो ये इंटेग्रिटी को, यानी अगर पैकेट करप्ट हो गया तो ये रिसीव ही प्रोसेस ही नहीं करेगा, डिस्कार्ड कर देगा जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है जी, मैंने अगेन आपको कहा हो सकता है वो 25 ठीक रहता, ये 5 जो है ये 4 बन जाता या 6 बन जाता। ठीक है जी, तो कोई ऐसी इसके अंदर वैल्यू आ जाती कि रिमाइंडर 0 ना आ पाता। अच्छा, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी, इम्कानात बड़े कम है कि दोनों नंबर इस तरह से चेंज हो कि 0 आ जाए रिमाइंडर। हो सकता है, हो ये भी सकता, लेकिन इस बात के इम्कान बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि दोनों नंबर में इस तरह से खराबी आए इत्तेफाक से कि रिमाइंडर फिर 0 आ जाए। हो सकता है लेकिन चांसेस कम है। ठीक है जी, तो बहरहाल ये चेक सम जो है ना, इस टाइप की चीज है, मैथमेटिक्स है, जिसका काम आपकी जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके ओएसपीएफ पैकेट की इंटेग्रिटी के लिए। ठीक है जी, इंटेग्रिटी सालमियत को कहते हैं ना, सही सलामत पहुंच जाए। ठीक है जी, तो उसकी सालमियत के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा जी, कितनी फील्ड्स रह गई, डेटा भी मैंने लिख दिया है, चेकसम भी लिख दिया है, 2 बाकी रह गई हैं। 7 आपके सामने लिखी हुई है, 2 बाकी रह गई। अच्छा जी, बाकी की जो 2 टाइप्स है ना, उनमें एक का नाम है ऑथेंटिकेशन टाइप, ऑथेंटिकेशन टाइप, और एक का नाम है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन टाइप एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन टाइप एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन टाइप एंड ऑथेंटिकेशन। ये आगे जाके आप इसको प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा तारुफ में आपको इसका करा देता हूं। आपको याद होगा जब रिप खत्म करके ओएसपीएफ शुरू किया था, तो रिप की मुसलसल बुराइयां करते जा रहे थे और ओएसपीएफ की तारीफें करना शुरू कर दी थी हमने। ठीक है, तो रिप की बुराइयां करते करते हमने ये भी कहा था एफिशिएंट तो है ही नहीं ना रिप, कन्वर्जेंस टाइम बड़ा ही स्लो है उसका, और साथ में मैंने कहा था रिलायबल भी नहीं है, चाहे रिप का वर्जन 1 हो या रिप का वर्जन 2 हो। वर्जन 1 तो सरेआम ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। ठीक है जी, वो तो कह के कहता है कर लो जो करना है, ये मेरी राउटिंग अपडेट है, हालांकि सबको नहीं चाहिए, मैं फिर भी भेजूंगा, और हर 30 सेकंड बाद भेजूंगा, कर लो जो करना है, ये करता है वो। रिप के वर्जन 2 में सिर्फ अखलाकियात के लिहाज से थोड़ी सी जो है वो बेहतरी है, यानी वो ये कहता है मल्टीकास्ट करूंगा, वो कहता है ये मेरी अपडेट तमाम रिप वर्जन 2 वालों के लिए मल्टीकास्ट करता, और हर 30 सेकंड बाद करता है। लेकिन मैंने आपको मल्टीकास्ट की डेफिनेशन बताई थी, एक दूसरी डेफिनेशन मैंने कहा था, मल्टीकास्ट में क्या होता है, ट्रैफिक मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी मैं कह देता हूं जी ये मेरी राउटिंग अपडेट रिप वर्जन 2 वालों के लिए है, लेकिन मुझे नहीं पता होता आप में से रिप वर्जन 2 किस किस पे चल रहा है, तो लिहाजा मुझे करना क्या पड़ता है, मुझे अपडेट भेजनी आप सबके पास ही पड़ती है, और जब आपके पास पहुंचेगी तो फिर आप फैसला करेंगे मैं तो रिप वर्जन 2 वाला नहीं हूं, लिहाजा मैं डिस्कार्ड कर देता हूं, तो अपडेट तो मैंने सबको भेज दी ना। ठीक है जी, रिप वर्जन 1 तो कह के धोखा देता है कि मैं सबको दे रहा हूं,
चाहे किसी को चाहिए, किसी की जरूरत है या नहीं है, ये कम से कम बातों में लिहाज कर लेता है, भेजता ये भी सबको है रिवरियंट, तो अपडेट जाती सबके पास है। तो मैंने जब ओएसपीएफ का तारुफ कराया था तो मैंने आपको कहा था ओएसपीएफ में ना एक इजाफी स्टेप है। ओएसपीएफ पहले नेबरशिप कर लेता है, ओएसपीएफ पहले स्टेप में पता लगा लेता है, एक राउटर पता लगा लेता है कि मेरे अलावा जो मेरे साथ कनेक्टेड डिवाइसेस हैं इनमें से किस किस पे ओएसपीएफ चल रहा है। जिस पे ओएसपीएफ चल रहा हो राउटिंग अपडेट आप सिर्फ उसके साथ एक्सचेंज करते, यही हुआ था ना। अच्छा, मैंने नेबर टेबल बना था और नेबरशिप का जो प्रोसेस है उसने मैंने कहा था रिलायबिलिटी ऐड कर दी है कि आपको पहले से पता होता है कि राउटिंग अपडेट जानी किसके पास है और राउटिंग अपडेट आनी किससे है। अब यहां मैंने उस वक्त तो हाईलाइट नहीं किया था, वो मजा आता ना उस वक्त, जरा तारीफें हो रही हो, कंपैरिजन हो रहा, अच्छा वो बुरा है ये अच्छा है, तो उस वक्त मैंने मजा किरकिरा नहीं किया आपका, अब कर देता हूं, अब किया जा सकता है, अब आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मुझे बताएं ओएसपीएफ इनेबल्ड राउटर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं, नेटवर्क ही एडवर्टाइज करना ना, तो अपने ऊपर ओएसपीएफ चलाना कौन सा बहादुरी का काम है? एक राउटर जो मेरे साथ कनेक्टेड है वो अपने ऊपर अगर ओएसपीएफ चला लेता है तो आप भी ओएसपीएफ इनेबल्ड बन गए, आप भी, मैं आपको हेलो भेजूंगा, आप मुझे हेलो भेजना शुरू कर देंगे, आप नेबर बन जाएंगे। ठीक है जी, तो मेरे ऊपर तो चल ही रहा था पहले से ही ओएसपीएफ और आपने अपने ऊपर भी चला लिया है। ठीक है जी, तो मैं, मेरा हेलो आपके पास जाएगा, आपका हेलो मेरे पास आएगा और हम नेबर बन जाएंगे। जब हम नेबर बन जाएंगे तो फिर राउटिंग अपडेट एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगी। तो अपने ऊपर ओएसपीएफ चला लेना कोई बहादुरी का काम नहीं है, कोई भी चला सकता है। हाँ बेहतर है रिप से, लेकिन यहां हम ये नहीं कह सकते कि रिलायबिलिटी ऐड हो गई है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर या ये बात समझ आ रही है, आप ठीक कह रहे हैं, तो ये जो नेबरशिप का प्रोसेस है इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देना चाहिए, इसको थोड़ा सा सिक्योर कर देना चाहिए। बिल्कुल, इसको हमें सिक्योर कर देना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करें? आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, ठीक है, कि वो आपको एक मैदानी जंग दिखाया जा रहा होता है। ठीक है जी, तो सारे सिपाही एक जगह पे होते हैं, एक बंदा बाहर से आता है, उन्हीं का वर्दी शर्दी पहनी होती है और आके उसने उस ग्रुप को ज्वाइन करना होता है। जब भी आप कोई दूसरा सिपाही बाहर से आता है तो उस आने वाले बंदे से एक चीज पूछी जाती है, पासवर्ड बताओ, या कोई कोड होता है सीक्रेट कोड, वो कोड बताओ, अजीबोगरीब से कोड रखे होते हैं, तो जो बंदा वो कोड बता दे उसे आने दिया जाता है, और अगर गलत कोड बताया या कोड ना बता सके तो फौरी तौर पे उसको भड़का दिया जाता है। ऐसा ही है कि ये कोई जासूस है जो कि हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप, वो जो बंदा जिससे आप पासवर्ड पूछ रहे हैं, आप उसे क्या कर रहे होते हैं? आप उसे ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं। अगर वो सही पासवर्ड बता दे जो आपके ग्रुप ने रखा हुआ अपने लिए, तो वो आपके ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, और अगर उसने ठीक पासवर्ड ना बताया तो फिर आप उसे अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाएंगे, बल्कि आप उसे तो फारिग ही कर देंगे ना। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? ये कॉन्सेप्ट ऑथेंटिकेशन का होता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है आप कौन है, यानी आपने अपना तारुफ करवाना है। ठीक है, तो ये जो ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट आप यहां पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिकेशन, ये जो ऑथेंटिकेशन वाली फील्ड है ना, आसान लफ्जों में ये एक पासवर्ड है, आसान लफ्जों में ये एक पासवर्ड है। मैंने अपने ऊपर जब ओएसपीएफ चलाया तो मैंने अपने ऊपर एक पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर कर लिया, और अब नया रूल ये है कि नेबरशिप के लिए जब हेलो पैकेट्स एक्सचेंज होंगे तो उसमें अब आपको वो वाला पासवर्ड भी बताना पड़ेगा जो मैंने रखा हुआ है अपने ऊपर, और वो पासवर्ड आप अपने ऊपर सिर्फ उसी सूरत में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जब मैं आपको बताऊंगा। तो यानी आप एक दूसरे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है ना, आपका अपना राउटर है, अब आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब महज अपने ऊपर ओएसपीएफ चला लेने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में वो पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जो मैंने अपनी ओएसपीएफ डोमेन में कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और आपको वो पासवर्ड कैसे पता लगेगा? मैं बताऊंगा तो आप कॉन्फ़िगर करेंगे ना, वैसे तो नहीं कर सकते। और जब तक आपके हेलो पैकेट में आप, अब जब मुझे हेलो पैकेट भेजेंगे ना तो मैं आपको उसी सिपाही की तरह ट्रीट करूंगा, मैं आपसे पूछा करूंगा हाँ जी पासवर्ड बताओ, आपने अगर सही पासवर्ड बता दिया जो मेरे ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है जी, तो आपके साथ मैं नेबरशिप कर लूंगा, वरना हमारी नेबरशिप नहीं होगी। तो ये जो ऑथेंटिकेशन की फील्ड है ये पासवर्ड कैरी करती है।
तो हेलो पैकेट्स का जो अब तबादला होगा ना, उसमें इस पासवर्ड का मैच होना दोनों तरफ एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, जरूरी है। ठीक है जी। तो ऑथेंटिकेशन क्या करती है जी, आपकी नेबरशिप को मजीद रिलायबल बनाती है, नेबरशिप को सिक्योर कर देती है। ओएसपीएफ नेबरशिप को सिक्योर कर देती है। नेबरशिप सिक्योर हो जाएगी तो राउटिंग तो ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगी। ठीक है जी। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब पासवर्ड। अच्छा, अब आपको बड़े ही अच्छे तरीके से पता है, पासवर्ड से खेलते हुए अब आपको अरसा हो चुका है। ठीक है जी। पासवर्ड दो तरीकों से हम अब तक हैंडल करते आए हैं, चाहे वो रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव करने का टाइम था, चाहे वो टेलनेट और एसएसएच का टाइम था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था, या तो आप अपने डेटा को, अपने पासवर्ड को क्लियर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट में सेव कर सकते हैं, या फिर आप उसे एनक्रिप्ट कर सकते हैं साइफर टेक्स्ट के अंदर। ठीक है जी। तो उसके लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ। उनमें एक प्रोटोकॉल जिससे आप वाकिफ हैं उसका नाम है MD5, इनेबल सीक्रेट अपना MD5, मैसेज डाइजेस्ट 5। ये वो प्रोटोकॉल है जिससे इनेबल सीक्रेट होता है एनक्रिप्ट। सिंपल इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट का जो कॉन्सेप्ट था वो यहां पे है। तो ऑथेंटिकेशन टाइप या तो MD5 होगी, ये टाइप है MD5। ठीक है जी। या तो ऑथेंटिकेशन टाइप क्या होगी, MD5, या ऑथेंटिकेशन टाइप होगी हमेशा की तरह क्लियर टेक्स्ट, जिसको प्लेन टेक्स्ट भी कहते हैं। अच्छा, यहां एक तीसरी ऑप्शन है जो कि नल है। नल का मतलब है इन दोनों में से कोई भी नहीं। एक होता है ना बाय डिफॉल्ट कोई एक कन्फिगर्ड हो, बाय डिफॉल्ट कोई भी कन्फिगर्ड नहीं होती। बाय डिफॉल्ट MD5 भी नहीं होती, बाय डिफॉल्ट क्लियर टेक्स्ट भी नहीं होती, बाय डिफॉल्ट नल होती है। तो आपको दोनों में से कोई एक इनेबल करना पड़ता है। आपको ऑथेंटिकेशन टाइप पहले कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है कि क्लियर टेक्स्ट रखना है या MD5 और फिर आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है जी। तो पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में हेलो पैकेट में जाएगा या एनक्रिप्ट होके जाएगा, तो वो कौन फैसला करता है जी, ऑथेंटिकेशन टाइप। ठीक है जी। अब ये सब कुछ कैसे कॉन्फ़िगर होता है ये आगे चल के आप लोग डेफिनेटली सीख लेंगे। तो ये जनाब, ये 9 फील्ड्स जब मिल जाती हैं तो ओएसपीएफ का एक पैकेट बनता है। अब वो पैकेट कौन से वाला होगा ये डिसाइड करेगी पैकेट टाइप। पैकेट टाइप जुड़ी हुई है डेटा के साथ। जैसे जैसे पैकेट, अच्छा ये वाला डेटा यूजर का डेटा नहीं है, ये ओएसपीएफ का अपना डेटा है। ओएसपीएफ के हर पैकेट का अपना अपना डेटा होता है। ठीक है जी। तो जैसे ही इधर टाइप बदलेगी वैसे उधर डेटा भी बदल जाएगा। इट इज नॉट यूजर डेटा। मेरे और आपका जो डेटा है वो आईपी पैकेट के अंदर रैप होके एनकैप्सुलेट होके जाता है, ये ओएसपीएफ का डेटा है। ठीक है जी। तो पैकेट टाइप और उसका डेटा, यही हमने अभी सीखना है कि टाइप कौन कौन सी हैं और किस पैकेट में होता क्या है। यही सवाल है ना, किस पैकेट में होता क्या है। तो वो जो कुछ भी होता है वो कहां सेव होता है, डेटा के अंदर, ओएसपीएफ के डेटा के अंदर। अच्छा, एक और चीज भी समझ आ रही है, 5 तरह के पैकेट है ना, पांचों तरह के पैकेट्स में ये सारी की सारी फील्ड्स होती हैं। ओएसपीएफ का टाइप 1 वाला पैकेट होगा, उसमें भी वर्जन होगा, टाइप होगी, लेंथ होगी, राउटर आईडी, एरिया आईडी, चेक, सब कुछ होगा। टाइप 2 वाला होगा, उसमें भी सब कुछ होगा। टाइप 3 वाला होगा, उसमें भी ये सब कुछ होगा। तो ओएसपीएफ का हर पैकेट ये 9 की 9 फील्ड्स को कैरी करता है। लेकिन एक बात है, ओएसपीएफ की कितने तरह के पैकेट्स हैं, 5। उनमें पीरियोडिक सिर्फ एक ही है और उससे आप वाकिफ हैं, और वो है हेलो पैकेट। वो क्या है, उनके दिमाग में साथ ही फिक्र ये भी डाल जाती है ना, सर इतना कुछ ये पैकेट कैरी करता है, यही आते जाते रहेंगे तो रिसोर्सेज की तो शामत आ जाएगी। तो उसमें मैंने कहा था ये अच्छी बात ये है कि सिर्फ हेलो पैकेट पीरियोडिक होता है, वो तो पहले दिन से पीरियोडिक, आफ्टर एवरी 10 सेकेंड। डेड इंटरवल उसका कितना है, 40 सेकेंड। ठीक है जी। डेड इंटरवल उसका 40 सेकेंड है। हेलो इंटरवल, अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि ये जितने टाइमर शाइमर भी है ना, ये भी आपके उसमें ऐड करूं जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है। आपने सीडीबी पढ़ा हुआ है, सीडीबी के टाइमर, ठीक है जी, एलएलडीपी के टाइमर, रिप के टाइमर, ओएसपीएफ के टाइमर, ये सारी चीजें होंगी। जितने मल्टीकास्ट एड्रेसेस आपके सामने आए हैं वो भी, जितने मल्टीकास्ट मैक एड्रेसेस भी आए हैं वो भी। ठीक है जी। अगेन आपको कोई याद नहीं होगा इस वक्त फलां चीज का मैक क्या था, मानता हूं मैं, बड़ी अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन उस दिन बैठ के जब आप ढूंढेंगे ना, यार सीडीपी का एक मैक था, सर ने लिखवाया तो था,
उसके लिए या तो नोट्स देखेंगे या गूगल पे जाके ढूंढेंगे, ठीक है जी। और मैंने आपको कहा ना, मैं उसके साथ क्लास के एंड पे उसका पूरा सोल्यूशन भी आपको दूंगा। तो फिर आपने जो सोल्यूशन किया है और जो मैंने सोल्यूशन दिया उसको आप कंपेयर कर लेंगे और देख लेंगे कि आपने कितने फीसद जो है वो ठीक किया है। वो आपने अपने लिए करना है। लेकिन एक बात की गारंटी है, उस दिन जब आप वक्त लगा के अपना दिमाग खपा के उसको पूरा कर लेंगे ना, उसके बाद आप खुद बड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे, मुझे सब कुछ याद आ गया, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है ना इतना कुछ पढ़ गया, अब तो टॉपिक के नाम याद नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि आप बेहतरी महसूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलें जनाब, ये आपके सामने। अच्छा, आप कह रहे होंगे इस तरह की चीजें कौन पूछता होगा, बदकिस्मती समझे या खुशकिस्मती। जब इंटरव्यू होता है ना जिसमें वो आपको 20-20 लाख तनख्वाहें मिलनी होती हैं, मैं दिरहम्स के लिहाज से और डॉलर के लिहाज से बता रहा हूँ, यहाँ नहीं आपको कोई 20 लाख देगा। यहाँ पे तो कंपनियों के पूरे पूरे बजट इतने होते होंगे, ठीक है जी। तो बहरहाल जब इस तरह के इंटरव्यूज बड़ी कंपनीज के अंदर होते हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर इस हद तक गिर जाते हैं वो, ठीक है, कि ओएसपीएफ के पैकेट तक की फील्ड्स तक को पूछा जाता है, ठीक है। तो बहरहाल जी, अब जरा पैकेट टाइप और उसका डेटा उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। लिस्ट डाउन कर लेता हूं जी, एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें उसके सारे पैकेट जो है पांचों के पांचों उनको तरतीब से लिखते हैं। अच्छा, इसमें तरतीब बड़ी मैटर करती है, ये इसी तरतीब से हैं और इनके नंबर भी हैं। मैं जिस नंबर पे जो पैकेट लिख रहा हूं, पैकेट मनी 1, तो पैकेट ना टाइप 1 वही है, नंबर 2 पैकेट टाइप 2 वही है, ठीक है जी। तो जैसे कि हम लिखते हैं, चलिए ओएसपीएफ पैकेट टाइप्स, पहला पैकेट है जी, इसमें आपका जाना पहचाना हर दिल अजीज हेलो पैकेट, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2 पे अब नई कहानी शुरू हुई है इसके बाद। उसके बाद है जी डीबीडी, ठीक है जी। इससे बनता है डेटाबेस, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, ठीक है जी। डीबीडी या डेटाबेस डिस्क्रिप्टर। नंबर 3, अच्छा भाई मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है ना वो होती रहती हैं, तो मेरे स्पेलिंग्स पे आपने कुछ ज्यादा रिलाई नहीं करना, मैं उसमें बड़ा मारा हूं, ठीक है जी। आप कहेंगे हम ही हैं, सारे ही होते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग अच्छे भी होते होंगे, ठीक है। तो बहरहाल स्पेलिंग्स आप अपने भी जरा रिकन्फर्म कर सकते हैं। एक मुझे नाम याद नहीं रहते अक्सर, ठीक है जी, कभी कभार याद हो तो भूल जाता है, ठीक है। यानी मुझे अचानक जवाद साहब का नाम भूल जाएगा, जवाद आपका नाम क्या है, ठीक है जी। तो ये इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो डीबीडी या डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे है एलएसआर, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। ओएसपीएफ में एलएस का मतलब लिंक स्टेट है, क्योंकि इसके एल्गोरिदम का नाम लिंक स्टेट है, ठीक है जी। तो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। अच्छा, उसके बाद है एलएसयू, लिंक स्टेट अपडेट, लिंक स्टेट अपडेट, एलएसयू। और पांचवा और आखिरी है एलएस एक, एक कहते हैं जी एक्नॉलेजमेंट को, तो लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है जी, एक्नॉलेजमेंट, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट या एलएस एक, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट या एलएस एक। हेलो पैकेट, डीबीडी, एलएसआर, एलएसयू, एलएस एक, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। अब ऑब्वियस ही बात है, हर पैकेट का रोल क्या है और हर पैकेट में डेटा क्या होता है, कौन सा पैकेट क्या कैरी कर रहा होता है, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन इनकी तरतीब यही है, इनको आप ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो पैकेट ओएसपी पैकेट टाइप नंबर 1 इज हेलो पैकेट, 2 इज डीबीडी, 3 इज एलएसआर, 4 इज एलएसयू और 5 एलएसएक। इंटरव्यू में पूछा जाता है, इम्तिहान में भी पूछा जाता है, तो लिहाजा याद रखिएगा, ठीक है जी। बिलखुसूस अगर आप कभी किसी आईएसपी में जॉब के लिए गए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में, तो डेफिनेटली ओएसपीएफ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और उनमें ये भी शामिल हो सकता है, ठीक है जी। और आप दुनिया के हर आईएसपी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, दुनिया के हर आईएसपी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद, ठीक है जी। याद रखिएगा आईएसपी की एक अच्छी बात यह है
दुनिया का हर आईएसपी का डिजाइन, टेक्नोलॉजीज, कॉन्फ़िगरेशन सेम होती, ऑलमोस्ट सेम नहीं, बिल्कुल ही सेम होती, कोई फर्क नहीं होता। स्टैंडर्ड डिजाइन भी एक तरह का होगा, टेक्नोलॉजी भी एक ही तरह की चल रही है, ठीक है जी। और ज्यादातर, और यही तीन हमारे वेंडर्स हैं वहां पे आपको नजर आएंगे, सबसे ज्यादा सिस्को, उसके बाद जुनिपर और फिर हवावे हो सकता है, ठीक है जी। तो ये तीन है, इन तीनों से आपका वहां पे वास्ता पड़ सकता है। वेंडर डिफरेंट हो चाहे टेक्नोलॉजीज यही चल रही होंगी, ठीक है जी। टेक्नोलॉजीज मतलब सब पे सेम ही मिलती हैं आपको। अच्छा जी, तो ये 5 पैकेट हैं। अब इन 5 पैकेट्स को मैं पहले तो अपनी आदत के मुताबिक एक आसान सी एग्जांपल से आपको समझा देता हूं ताकि जिंदगी भर आपको भूले ना। उसके बाद भी टेक्निकली इसका ओवरव्यू कर लेंगे जो कि बड़ा आसान हो जाएगा मेरी मिसाल के बाद। इसके लिए जी मैं आमतौर पे एक कहानी सुनाया करता हूँ, ये वंस अपॉन अ टाइम वाली नहीं, सो नहीं जाना आपने, सो तो आप ऐसे भी सकते हैं, ठीक है जी। तो जरा जागती हुई हालत में बड़ी दिलचस्प किस्म की स्टोरी है। अच्छा जी, एक मोहल्ला है, टाउन, कस्बा, जिसका नाम हमने हाउसिंग सोसाइटी कह लें, ठीक है जी, जैसा आपको बेहतर लगे। तो उसका नाम है ओएसपीएफ टाउन। बड़ा कमाल जगह है ये दुनिया की, और यहाँ के कुछ उसूल हैं। यहाँ हर तरफ अदलो इंसाफ, मसावात, अखलाकियात, ठीक है जी, बराबरी का सलूक सबके साथ, ये अमन व अमान आम पाया जाता है, ठीक है जी। और इस मोहल्ले का ये रूल है कि जो सहूलत एक घर के पास है वो सहूलत सबके पास होगी, यानी सबको एक जैसी सहूलियात मिलेंगी, कोई फर्क नहीं होगा किसी किस्म का। तो जैसे ही आप इस मोहल्ले के इश्तिहार पढ़ते हैं तो आप कहते हैं ये तो कमाल जगह है, मैंने तो इधर ही जाना है, तो मैंने भी जाना है यहाँ पे। आप पहुंच जाते हैं, अपना सामान उठाया आपने और आप पहुंच गए वहां पे। आपको जब आप किसी नए मोहल्ले में जाते हैं तो जाहिर है आप अपने दाएं बाएं वाले हमसायों से सलाम दुआ करते हैं, अपना तारुफ कराते हैं, वो आपको अपना तारुफ कराते हैं, हेलो हाय करना, सलाम दुआ करना जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो आप जाते ही जो है वो सबको आप सलाम दुआ करेंगे, लोग आपको सलाम दुआ करेंगे, आप एक दूसरे के हमसाए बन जाएंगे। उसके बाद जब आप जाएंगे तो जाहिर है उस मोहल्ले के तमाम कवानीन आपको, जब आप घर ले रहे थे वहां पर, उस वक्त आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो मोहल्ले के उसूलों के मुताबिक जो असासे एसेट्स आपके पास हैं वो आपको तमाम मोहल्लेदारों के सामने डिक्लेयर करने पड़ेंगे कि भाई मेरे पास ये कुछ है। तो आप जाके मिसाल के तौर पे बताते हैं मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास एक घड़ी है, आपने ये 3 चीजें बताई, लिस्ट बना के मोहल्लेदारों को बता दी। बिल्कुल इसी तरह वहां जो मोहल्लेदार है वो भी उनके पास जो जो कुछ है वो आपको बताएंगे, पूरी लिस्ट बना के वो आपको बता देंगे। तो आपने अपने एसेट्स उन्हें डिक्लेयर किए, उन्होंने अपने एसेट्स आपको डिक्लेयर किए। जैसे ही मोहल्लेदारों ने देखा कि आपके पास घड़ी भी है, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, तो मोहल्लेदार कहते हैं यार घड़ी तो हमारे पास भी है, हमारे पास लैपटॉप भी है, मोबाइल फोन हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। तो मोहल्लेदार क्या देखते हैं, एक ऐसा बंदा हमारे मोहल्ले में आ गया जिसके पास मोबाइल फोन है और हमारे पास मोबाइल नहीं है। तो सारा मोहल्ला, अच्छा अखलाकियात भी उरूज में है, सारा मोहल्ला बड़े तमीज से, तरीके से आपको दरखास्त करेगा कि जनाब मोहतरम, आपको ये इतला दी जाती है ये जो मोबाइल फोन आपके पास है ना, ठीक है, वो हमारे पास नहीं है। तो अगर तो आप इस मोहल्ले में रहना चाहते हैं तो आप या तो अपना मोबाइल भी छोड़ दें, बेचें जाके फी सेंटर, ठीक है जी, या फिर हमें भी लेके दें। ये मोहल्ला तो ऐसा ही है भाई, या तो अपना फोन बेचें जाके, या फिर ये फोन आप हमें भी लेके। अब आप कहते हैं मेरा तो फोन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा ये भी नहीं है लाके मोहल्लेदारों के मुंह पे मार दें ना, आप अखलाकियात उरूज पर हैं, ठीक है। आपको मोबाइल फोन पूरे मोहल्ले के लिए लेना पड़ेगा, उसके बाद आप उनके घर, उनके दरवाजे पे छोड़ के आएंगे इज्जत के साथ कि जनाब ये आपके लिए भी ये मोबाइल फोन, वही मॉडल जो मेरे पास है सेम आपके लिए डब्बा पे, ठीक है, मैं आपके लिए भी ले आया। पूरे मोहल्ले को आप जो है वो ये जो फोन है वो देकर आएंगे, उनके डोर स्टेप पे जाके देंगे इज्जत के साथ। मोहल्लेदार भी जाहिर आगे वही अखलाकियात कूट कूट के भरी हुई उनमें, पूरा मोहल्ला जिस जिसको फोन मिला है वो आपके आके आपके पास आपका शुक्रिया अदा करेगा कि जनाब जो फोन आपने हमें दिया है वो हमने रिसीव कर लिया, बड़ी मेहरबानी, आपका बड़ा शुक्रिया, ठीक है।
और उसके बाद दोबारा क्या होगा, सारा मोहल्ला फिर से एक जैसा हो जाएगा, हर घर में दोबारा से एक जैसी सहूलियात होंगी। वो एक आया था बंदा मोबाइल फोन लेके इंतजार फैलाने, लेकिन वो सबको मोबाइल लेके देना पड़ा, ठीक है, सब दोबारा से एक जैसे हो गए। और आपके साथ भी ये हो सकता है कि आपने देखा जी मोहल्लेदारों के पास जो है वो हर घर में एसी लगा हुआ है, मेरे पास एसी नहीं है, तो उसी इज्जत के साथ आप उन्हें दरखास्त पेश करेंगे कि आपके पास एसी है, मेरे पास नहीं है, लिहाजा मुझे एसी लेके दिया जाए, या आपने एसी उतार के बेचाओ, ठीक है जी, या मुझे एसी लेके दो, तो वो आपको एसी लेके देंगे और आप जाके फिर उनका शुक्रिया भी अदा करके आएंगे, ठीक है जी। और दोबारा आप क्या होंगे, फिर से एक जैसे हो जाएंगे। ये पूरा मोहल्ला जब एक जैसा होता है, हम आपको पता है हमने इसके लिए एक टर्म निकाली हुई है, कन्वर्जेंस, याद आया? तो टेक्निकली अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, कन्वर्जेंस, सबका टेबल, सबकी डेटाबेस एक जैसी होनी चाहिए। आज तक हम यही करते आए हैं, हमने ये काम स्टैटिक राउटिंग से भी किया है, हमने ये काम रिप से भी किया है, हमने ये काम सिंगल एरिया ओएसपीएफ से भी किया है, कल हमने ये काम मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ से भी किया था, कर हम यही रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैंने आपको अभी कहानी सुनाई है ना, इस कहानी में ओएसपीएफ के 5 पैकेट्स डिस्कस हुए हैं। अब में से अक्सर लोग रिलेट कर चुके होंगे ऑलरेडी, कुछ की मैं तवज्जो दिला देता हूं। आप जब मोहल्ले में गए, सबसे पहला काम आपने क्या किया, सलाम दुआ की, आपने अपना तारुफ कराया, ठीक है जी, कि मैं जनाब फला हूं, अपनी राउटर आईडी बताई, मोहल्लेदारों ने अपनी राउटर आईडी आपको बताई, ठीक है जी। एंड रिजल्ट क्या निकला, आप नेबर बन गए। तो पहला स्टेप क्या जी, नेबरशिप, आप नेबर बन जाते हैं। आपने भी एक चीज याद रखनी है, ओएसपीएफ में जो नेबरशिप का कॉन्सेप्ट है ना, ओएसपीएफ नेबर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पैकेट रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज हेलो पैकेट। जैसे ही दो राउटर आपस में हेलो पैकेट एक्सचेंज कर लेते हैं, वो दोनों नेबर बन जाते हैं, ओएसपीएफ नेबर बन जाते हैं। तो हेलो पैकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेबरशिप, वो हमेशा से ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले पता था आपको। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब जो आपके नेबर्स है ना, और ये जो हेलो पैकेट है, उसके साथ आपको पता है एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ, ये पीरियोडिक होता है, आफ्टर एवरी 10 सेकेंड अब ये चीज जारी रहेगी। वही बात है, अगर आप हर रोज अपने घर से निकलते हैं, कोई मोहल्लेदार सामने आता है तो सलाम दुआ तो आप करेंगे, वो तो होगी, ठीक है, तो वो होती रहती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपने अपने मोहल्लेदार, अपने नेबर्स के साथ क्या करना है, अपनी डेटाबेस डिस्क्राइब करनी है। आपके पास अगर आपकी बात की जाए तो हमारे पास तो इस तरह की चीजें होती है ना, एसी होता है, लैपटॉप होता है, कैमरा होता है, ये फोन होता है, इस तरह की चीजें होती है। ओएसपी में राउटर्स के पास क्या होता है, प्रीफिक्सेस, राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क्स होते हैं वो होते हैं, वही हम आज तक एक्सचेंज करते हैं और वही होते हैं। तो जो प्रीफिक्सेस आपकी डेटाबेस में, अच्छा ओएसपीएफ में उन प्रीफिक्सेस का भी आगे से एक और खास नाम हमने रखा हुआ है। ओएसपीएफ ने उन प्रीफिक्सेस का जो आपके टेबल में होते हैं, ओएसपीएफ में उनके लिए भी एक टर्म है, जो आपको मैंने बताई थी एक दफा पहले दिन ही, जिस दिन ओएसपीएफ आपके सामने आया था, मैंने वो डिस्क्राइब किया था आपके लिए, एलएसए, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, राउटिंग अपडेट, राउटिंग इंफॉर्मेशन, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, इस ओएसपीएफ में ये कहा जाता है। तो ये वो प्रीफिक्सेस हैं, 1 वाला नेटवर्क, 2 वाला नेटवर्क, वो है। तो एलएसए होते हैं जी, आपकी डेटाबेस में क्या होते हैं, एलएसए, तो उनकी डेटाबेस में क्या होते हैं, एलएसए। तो अगर मेरे पास कोई एलएसए है और उनके पास नहीं है, ठीक है, तो ये पता कैसे चलता है, मैं अपनी डेटाबेस उन्हें डिस्क्राइब करूंगा, वो अपनी डेटाबेस मुझे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है जी। मैं अपनी डेटाबेस उन्हें डिस्क्राइब करूंगा, वो अपनी डेटाबेस मुझे डिस्क्राइब करेंगे, जिसके नतीजे में मुझे पता क्या लगेगा, मेरे पास कौन सा एलएसए है और कौन सा नहीं है, और उन्हें भी पता लग जाएगा कि उनके पास कौन सा एलएसए है और कौन सा नहीं है। जो एलएसए मेरे पास नहीं होगा, बल्कि यूं कहना चाहिए जो एलएसए मेरे पास नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है ना, ज्यादा सारे प्रीफिक्सेस हो जो उनके पास है और मेरे पास नहीं है, एक एक करके एलएसए नहीं मांगूंगा मैं, पूरी एक ही दफा लिस्ट बनाऊंगा लंबी चौड़ी सी, ठीक है जी, और उस लिस्ट का नाम होगा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, कि ये फलां 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 एलएसए आपके पास है, मेरे पास नहीं है, तो आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि ये वाले एलएसए आप मुझे भी लेके दें, या ये वाले एलएसए आप मेरी तरफ भी एडवर्टाइज करें, ठीक है जी। तो डेटाबेस डिस्क्रिप्टर क्या करता है, आपकी डेटाबेस उन्हें और उनकी डेटाबेस आपको डिस्क्राइब कर देगा, यानी लिस्ट ऑफ एलएसएस, लिस्ट ऑफ डीबीडी क्या है जी, लिस्ट ऑफ एलएसए, यानी अगर मैं डीबीडी के डेटा की बात करूं
तो डीबीडी का डेटा क्या होता है? लिस्ट ऑफ एलएसएस जो आपकी डेटाबेस में है। मैं अभी ये लिखवा भी देता हूं, ठीक है जी, पहले जरा एक दफा ज़बानी समझ लें ध्यान से, दोबारा लिखेंगे तो और पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो डीबीडी का डेटा क्या होता है? लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एलएसए जो अभी आपके पास है वो आपने डिस्क्राइब कर देना। डिस्क्राइब करने पे क्या होता है? फर्क सामने आता है, उन्हें पता लग जाएगा उनके पास क्या नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि आपके पास क्या नहीं है, ठीक है जी। तो जब आपको पता लगेगा कि आपके पास क्या नहीं है, कौन कौन सा एलएसए नहीं है, तो आप लिस्ट ऑफ मिसिंग एलएसए बनाएंगे कि कौन सा एलएसए मेरे पास नहीं है, और वो लिस्ट ऑफ मिसिंग एलएसए आप अपने नेबर्स को भेजेंगे, जनाब आपके पास तो ये एलएसए हैं, मेरे पास मिसिंग है, तो दरखास्त ये है कि आप मुझे भी ये एडवर्टाइज कर दें। एलएसआर या लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, इसका डेटा क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ मिसिंग एलएसए, जिसमें आप कहते हैं ये वाले एलएसए मेरे पास तो नहीं है, ठीक है जी। फिर उसका जवाब क्या आता है? एलएसयू लिंक स्टेट अपडेट। वो जो एलएसए आपने मांगे में, फालतू कोई नहीं आता जी, ये भी एक बात है। ओएसपीएफ में जो मांगा जाता है ना एलएसए, सिर्फ वही भेजा जाता है। जो आप एलएसए नहीं मांगते, अंडरस्टूड सी बात होती है, आपके पास ऑलरेडी है, लिहाजा जो चीज आपके पास है वो बिला वजह मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एलएसयू क्या जी? लिंक स्टेट अपडेट। लिंक स्टेट अपडेट का डेटा क्या होता होगा? एलएसए रिक्वेस्टेड एलएसए, जो एलएसए मांगे गए थे वो इसके अंदर शामिल होते हैं। लिस्ट ऑफ रिक्वेस्टेड एलएसए, लिस्ट ऑफ रिक्वेस्टेड एलएसए, ठीक है जी। तो आप मुझे जो है, मेरा नेबर मुझे क्या भेजेगा? जो एलएसए मैंने मांगे थे वो मुझे भेजेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके जवाब में मैं उसको क्या भेजूंगा? एक्नॉलेजमेंट, कि भाई जो एलएसए मैंने मांगे थे आपने मुझे भेज दिए और मैंने उन्हें रिसीव कर लिया है। ओएस, थैंक यू सो मच, बिल्कुल। तो ये जो एलएस एक्ट है ना, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, ये ओएसपीएफ के 5 में से वो वाहिद पैकेट है जिसके डेटा की फील्ड एम्प्टी होती है, खाली होना भी चाहिए। इस पैकेट का आ जाना ही बहुत है, मकसद पूरा हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट का आ जाना ही, आ जाने से ही मकसद पूरा हो जाता है। ये एक्नॉलेजमेंट आती ही तब है जब आपकी अपडेट उसे मिल गई हो। मेरा एलएसयू अगर आपको मिला है तो आप मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, वरना भेजेंगे ही नहीं, ठीक है जी। तो इसकी डेटा की फील्ड एम्प्टी होती है। एलएस एक्ट के डेटा की फील्ड एम्प्टी। एलएसयू में डेटा क्या होता है? रिक्वेस्टेड एलएसए। एलएसआर में डेटा क्या होता है? लिस्ट ऑफ मिसिंग एलएसए, ठीक है जी। डीबीडी का डेटा क्या होता है? लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एलएसए जो आपके पास है। और हेलो का डेटा क्या होता है? ये मैंने आपको नहीं बताया, अब बताता हूं। हेलो पैकेट का भी डेटा होता है जी। हेलो पैकेट के डेटा में जो आपके एग्जिस्टिंग नेबर्स हैं, यानी मैं एक ओएसपीएफ इनेबल राउटर हूं और मेरे कुछ नेबर्स होंगे, हो सकता है ना हो सकता है एक हो सकता है दो हो, तो मेरे जितने भी नेबर्स हैं, अच्छा मेरे जितने भी नेबर्स हैं वो मेरे नेबर टेबल में होते हैं ना, मेरे जितने भी नेबर हैं वो मेरे नेबर टेबल में होते हैं। तो आपका जो नेबर टेबल है ना, वो आपके हेलो पैकेट का डेटा होता है। यानी मैं अपने तमाम नेबर्स के साथ अपने नेबर्स की, एग्जिस्टिंग नेबर्स की लिस्ट को शेयर करता हूं, और आप भी करेंगे। यानी आप बताएंगे आपका कौन कौन नेबर है और मैं बताऊंगा मेरा कौन कौन नेबर है, ठीक है जी। अच्छा, जब मेरा हेलो आपको मिलेगा और आपका हेलो मुझे मिलेगा, तो उसमें मुझे आपके नेबर्स नजर आएंगे, उनमें मुझे मेरा अपना नाम भी नजर आएगा, मुझे मेरी अपनी राउटर आईडी भी नजर आएगी, जिसमें मैं बड़ा खुश होऊंगा कि जनाब इसने मुझे भी अपना नेबर माना है। और आप जब मेरा हेलो रिसीव करेंगे उसमें आपको आपकी राउटर आईडी भी नजर आ रही होगी, ठीक है। और आपको खुशी होगी कि जिस तरह मुझे खुशी हुई थी कि आप मेरे नेबर हैं, उस तरह आप कहेंगे जी कि ये दूसरे बंदे ने भी मुझे अपना नेबर समझा हुआ, ठीक है जी। तो हेलो पैकेट का डेटा क्या होता है? लिस्ट ऑफ नेबर्स, सिंपल वर्ड्स में नेबर टेबल, ठीक है, सादा लफ्जों में आपका नेबर टेबल, ठीक है जी। इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। हेलो पैकेट का डेटा क्या है? नेबर टेबल, अपना, दूसरों का नहीं। जो आपका नेबर टेबल है वो आप अपने जितने भी नेबर्स हैं, जिस जिसको आप हेलो भेजते हैं,
तो उसको वो पैकेट जो है वो मिलता रहे, उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और वो बंदा ये देख के खुश होता रहता है, हाँ मैं भी इसका नेबर हूँ, इसकी लिस्ट में मुझे अपना नाम भी नजर आ रहा है और इसके और कौन कौन नेबर्स हैं वो इंफॉर्मेशन भी साथ में मिल रही होती है। यानी दूसरे लफ्जों में ये कह सकता हूं, क्या मुझे मेरे नेबर के नेबर्स का पता होगा? यस, मुझे अपने नेबर्स के नेबर्स का भी पता होगा। ओएसपीएफ जो है ये इसके अंदर की एक मैंने बताया था एसपीएफ एल्गोरिथम चलता है, इसमें 3 तरह के टेबल बनते हैं। पहला टेबल नेबर टेबल है, फिर डेटाबेस टेबल है। डेटाबेस टेबल में मैंने आपको कहा था पूरी टोपोलॉजी आपको नजर आ रही होती है, डेस्टिनेशन तक जाने के ऑल पॉसिबल पाथ्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो मुझे पूरे नेटवर्क की पिक्चर जो है ना वो दिखाई दे रही होती है और वो इसी वजह से है कि मुझे अपने नेबर्स के नेबर्स का भी पता होता है, ठीक है जी। बहरहाल जी हेलो पैकेट का डेटा नेबर टेबल, डीबीडी का डेटा लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एलएसए, मेरे पास कौन कौन से एलएसए, एलएसआर का डेटा लिस्ट ऑफ मिसिंग एलएसए के मेरे पास कौन कौन सा एलएसए नहीं है जो मैंने मांगना है, ठीक है अपने नेबर से। अच्छा उसके बाद एलएसयू का डेटा रिक्वेस्टेड एलएसए, जो एलएसए मांगे गए हैं वो आप इसमें देते हैं। और एलएसएक का डेटा, डेटा की फील्ड होती है लेकिन वो एम्प्टी होती है, डेटा की फील्ड होती है लेकिन वो एम्प्टी होती है। मेरा ख्याल है ये पैकेट आपको समझ आ गए होंगे। बराह रास्त आपका इन पैकेट से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये भी अब एक साइंस है, आपने इनका क्या करना, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, ठीक है। इससे आगे चल के आपको ट्रबल शूटिंग में और इससे जुड़े हुए बाकी टॉपिक समझने में आसानी हो जाएगी। मैं आपको ये ना बताता ना तो आपको अगला टॉपिक समझ नहीं आ सकता, अगले टॉपिक की बुनियाद ही नहीं रखी जा सकती थी अगर मैं आपके साथ ये शेयर ना करता। यानी वो अगले टॉपिक की जो शिद्दत है ना वो आप महसूस ही नहीं कर सकते थे, ठीक है जी। आपने कहना तो कोई फायदा नहीं है उसका, तो अब इसके बाद अब आपको उसका फायदा जो है वो समझ आएगा, ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो ये आपके ओएसपीएफ के हो गए 5 पैकेट्स अलग अलग, ठीक है जी, और इतने कोई खास मुश्किल कॉन्सेप्ट ये नहीं था, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम अपना जो मेन टॉपिक है समझे, जिसके लिए हमने ये पूरी एक बेस तैयार किया है, उस टॉपिक के ऊपर आते हैं और उसका टाइटल है जी ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क। मेरा ख्याल है जितनी तफसील से मैंने ये पैकेट डिस्कस कर ली है, लिखने की तो जरूरत नहीं है इनके आगे कि हेलो पैकेट में नेबर टेबल होता है, और वो आप खुद भी लिख सकते हैं और वीडियो इस रिकॉर्ड हो रही है तो हम इसका इतना तो फायदा हम उठा सकते हैं, ठीक है जी, कि आप जब सुन लेंगे तो वो आपके लिए काफी है। चले अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क। इसको पूरी तवज्जो के साथ, जरा आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, इसके बारे में हम हमेशा एक स्टेटमेंट दिया करते हैं, इसे आप बराह रास्त किसी किताब से समझना आपके लिए मुश्किल है, ठीक है जी। अगर आपने पढ़ा हो, किसी से समझा हो, फिर आप इसे किसी बुक से पढ़ें तो आपको समझ आ जाती है। अदरवाइज बराह रास्त, मैं ये नहीं कह रहा किताब पढ़ के समझ नहीं आ सकती आपको, मैंने कहा मुश्किल है, जरा मुश्किल पेश आती है आपको, वो आपको अंदाजा हो जाएगा पढ़ते हुए इसको, ठीक है जी। तो तवज्जो पूरी रखनी है, जरा ध्यान इधर उधर भटका कुछ समझ नहीं आना फिर, ठीक है जी। तो टॉपिक क्या जी अब, ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क, ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क। मल्टी एक्सेस नेटवर्क में आज के दौर में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क है वो कौन सा है? ईथरनेट। तो हम इसकी हेडिंग ये भी दे सकते हैं ओएसपीएफ ओवर ईथरनेट, ओएसपीएफ ओवर ईथरनेट, ठीक है जी। दिमाग में एक सवाल आता है, आप कहेंगे सर ओएसपीएफ तो ओएसपीएफ होता है, ठीक है जी, तो ये टॉपिक ही अलग से क्यों है? ओएसपीएफ ने चलना तो नेटवर्क पे ही होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट पे चले या मल्टी एक्सेस पे चले तो नेटवर्क नेटवर्क होता है, तो ये टॉपिक आखिर अलग से है ही क्यों? इस पे इतना अलग से फोकस क्यों किया जा रहा है, इसको इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? तो ये एक सवाल है हमारे ज़हन में, हमारे दिमाग में क्या सवाल है, आखिर ये टॉपिक ही क्यों है? ओएसपीएफ तो ओएसपीएफ होता है और नेटवर्क नेटवर्क होता है, तो ओएसपीएफ आखिर क्यों?
ओएसपी ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क को या ओएसपी ओवर ईथरनेट को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, इतना बढ़ा चढ़ा के इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है इसकी? तो उस सवाल का जवाब हमें सबसे पहले समझना होगा। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि जो आज तक होता रहा है, जैसा ओएसपी आज तक चलता रहा ना, वो यहां नहीं चलेगा, हमें इसका कोई ना कोई और हल तलाश करना पड़ेगा। ठीक है, जरा पैकेट टाइप्स को एक दफा दोबारा, ये शुरू करने से पहले ना, क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं ना, तो पैकेट टाइप्स को जरा दोबारा से रिकॉल कर लें। सबसे पहले क्या होता है, अगर दो राउटर हो, पॉइंट टू पॉइंट में दो होते हैं ना मैक्सिमम, तो अगर दो राउटर हो तो क्या होगा, सबसे पहले दोनों एक दूसरे को क्या भेजेंगे, हेलो पैकेट। फिर क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या भेजेंगे, डीबीडी। फिर क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या भेजेंगे, एलएसआर। फिर क्या होगा, दोनों एक दूसरे को एलएस। फिर क्या होगा, दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। जबरदस्त, बेहतरीन, समझ में आता है, सेंसिबल बात है कि ये पूरा फ्लो जो है वो इस तरीके से चलता है। एक बड़ी अहम चीज रह गई जी, हाँ वापस जाना पड़ेगा, छोटी सी है। मैंने आपको कहा था ये हेलो पैकेट जब एक्सचेंज होता है तो दो राउटर आपस में क्या बन जाते हैं, नेबर। तो जिनके साथ बाकी के चार एक्सचेंज हो जाते हैं वो तो कुछ और ही मजबूत किस्म के नेबर बन जाते होंगे ना, क्योंकि सिर्फ, बिल्कुल जी, उनकी जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, वाकई सही कह रहे हैं, ये इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वो हमने सुना, मैंने दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई, तो यहां पे ऐसा ही है। हेलो पैकेट एक्सचेंज होने से क्या होता है, महज नेबरशिप। और वो जो बाकी के, उसके बाद बाकी के चार भी जो एक्सचेंज कर लें वो तो कोई सुपर नेबर बन जाते होंगे ना, खास तरह के नेबर प्लस प्लस हो जाते होंगे। इन्होंने तो भाई ने कमाल कर दिया, आपने किया ना, क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा दोस्ती, कहना मैंने भी यही था, शायद मैं ना कहता, इनकी वजह से मेरा काम आसान हो गया। ठीक है जी, तो अब इसको कोई नाम, टेक्निकल नाम भी तो कोई अलग होना चाहिए ना, अलग से नाम मिलना चाहिए। एक तो सिर्फ नेबर होता है, और नेबर सिर्फ क्या एक्सचेंज करता है, हेलो पैकेट। लेकिन जो ये सारे पैकेट एक्सचेंज कर लें वो क्या होते हैं, भाई लगता है सारी रात पढ़ता रहा। ठीक है, तो ये स्पेशल नेबर, और इन स्पेशल नेबर को ओएसपीओ में कहा जाता है एडजेसेंट नेबर। एक होती है नेबरशिप, एक होती है एडजेसेंसी। ओएसपीएफ नेबरशिप और ओएसपीएफ एडजेसेंसी, ओएसपीएफ नेबरशिप और ओएसपीएफ एडजेसेंसी। ठीक है जी, एडजेसेंसी में और नेबरशिप में फर्क है। एडजेसेंसी में, ये जरा अपने बाइक दोस्त को उठा ले, मैं नहीं चाहता वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक में मिस कर दे, उठ जाओ। इनका नाम क्या है, कासिम भाई, तो थोड़ी देर बाद सो जाना फिर। ठीक है जी, तो वैसे मैं आमतौर पे डिस्टर्ब नहीं करता, टॉपिक बड़ा अहम है इसलिए मैंने कहा, और आपके किसी दोस्त ने आपको बताना भी नहीं है, तो लिहाजा खुद ही सीख लें। नेबर क्या होता है, जो सिर्फ हेलो पैकेट एक्सचेंज करे। एडजेसेंट नेबर कौन होता है, जो पांचों पैकेट एक्सचेंज करे, जो पांचों पैकेट एक्सचेंज करें उन्हें क्या कहते हैं, एडजेसेंट नेबर। और जो सिर्फ हेलो करें उन्हें नेबर कहते हैं। अच्छा, ओएसपीओ में दोनों तरह के नेबर पाए जाते हैं, महज नेबर भी होते हैं और एडजेसेंट नेबर भी होते हैं। आपके दिमाग में पता क्या तस्वर था, आप अगर क्रिटिकली सोचें तो आपके ज़हन में होगा हर नेबर एडजेसेंट नेबर ही होना चाहिए। कोई नेबरशिप आखिर आपस में करे, खाली हेलो पैकेट एक्सचेंज करके किसी ने क्या कर लेना, किसी को आखिर क्या फायदा होगा, सवाल आता ना ज़हन में। खाली मैंने आपको हेलो भेजा, आपने मुझे हेलो भेजा, कहानी खत्म। तो हम नेबरशिप कर ही क्यों नहीं है, ताकि अपनी राउटिंग अपडेट एक्सचेंज कर सके ना। और वो एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में आगे डिवाइड हुआ है। डीबीडी आता जाता है, रिक्वेस्ट, एलएसयू, फिर एलएसएक, ऐसे ही है ना। हमारे जेन में ये है हर नेबर एडजेसेंट नेबर ही होना चाहिए, लेकिन ओएसपीएफ में ऐसा नहीं है। देखा ना, सोच में डाल दिया ना मैंने आप, यानी ओएसपीएफ में दोनों तरह के नेबर भी पाए जाते हैं। आप अपने मोहल्ले में देख लें, कुछ मोहल्लेदार सिर्फ आपके ऐसे होंगे जिनसे आपकी सिर्फ सलाम दुआ आती है, दूर से भी हाथ हिला देते हैं, सर हिला देते हैं। ठीक है जी, आप बाहर निकले, उन्होंने ऐसे किया, आपने भी ऐसे कर, अक्सर सिर्फ आंखों के साथ जवाब हो जाता है, ऐसे यूं करके। ठीक है जी, इससे ज्यादा नहीं। कुछ आपके मोहल्लेदार ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती ज्यादा हो जाती है, बिरयानी। ठीक है, बिल्कुल, ये दिल की बातें करी जा रहे हैं आज आप सब लोग। ठीक है,
तो वो आपके घर कोई चीज भेजते हैं, आप उनके घर कोई चीज, फिर उसके बाद वो आपके घर आना शुरू हो जाते हैं, आप उनके घर जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। तो वही बात है, दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में अल्टीमेटली बदल जाती है, ठीक है जी। तो ये ऐसा है। और कुछ मोहल्लेदार सिर्फ मोहल्लेदार रह जाते हैं, और कुछ के साथ आपकी मोहल्लेदारी रिश्तेदारी में बदल जाती है। तो फर्क रहता है ना, यानी आपके मोहल्लेदार दो तरह के हैं, मानते हैं आपके मोहल्लेदार दो। तो ओएसपीएफ में भी दोनों तरह के नेबर पाए जाते हैं, महज नेबर भी होते हैं और एडजेसेंट नेबर भी होते हैं, नेबर भी होते हैं और एडजेसेंट नेबर भी होते हैं। अच्छा, अब वो ये फिर वही बात अंदर से आवाज आनी चाहिए कि ये सही बात है सर, कुछ को नेबर ही रहना चाहिए, कुछ को नेबर ही रहे तो अच्छा है, उससे आगे ये बात बढ़नी नहीं चाहिए। तो जरा देखते हैं ओएसपीएफ में ऐसे हालात का पेश आते हैं। तो ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क को हम डिस्कस करने लगे। उसके लिए एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क बनाना पड़ेगा ना। तो मल्टी एक्सेस नेटवर्क कैसे बनाए? ईथरनेट बनाना है जी, ईथरनेट। एक ईथरनेट स्विच लगा लेते हैं, ठीक है जी, और इस स्विच के साथ जो है वो कुछ डिवाइसेस को जोड़ देते हैं, कुछ राउटर्स कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं जी ये राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, राउटर 5 और राउटर 6, 6 राउटर मैंने यहाँ पे लगा दिए, और इनको इस स्विच की मदद से हम आपस में कनेक्ट करवा देते हैं। और ये जो आपका नेटवर्क बनेगा ये एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, स्विच के साथ जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं नेटवर्क आईडी सेम होती है ना, उनकी सेम होती है। मैं कहता हूं इसका आईपी 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4, 10.005, 10.006, चौथा ऑक्टेट चेंज हो रहा है। नेटवर्क आईडी एक ही है, इनकी नेटवर्क आईडी क्या बनेगी? 10.0.0.0/8, ठीक है जी। अच्छा, अब इस एक नेटवर्क के ऊपर हमने ओएसपीएफ भी चलाना है। मैं कहता हूं जी ये इन सारों पे, ये जितने इंटरफेसेस आपको नजर आ रहे हैं ये वाले जिनके ऊपर आईपी अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, इन सब पे हम चला लेते हैं ओएसपीएफ। और जाहिर है यहाँ एरिया सेम होगा क्योंकि डिफरेंट एरिया को राउटर में लाता है। जरा गौर से देखें, इस सर्कल के अंदर तो कोई राउटर नहीं है ना, ठीक है जी। हाँ, दूसरा एरिया बन सकता है, वो यहां बनेगा, यानी कोई राउटर होता है ना, एबीआर होता है जो डिफरेंट एरियाज को जोड़ता है। तो ये एक ही नेटवर्क, और एक नेटवर्क हमेशा एक ही एरिया में होता है, ठीक है जी। तो यहां पे जनाब ये आपने ओएसपीएफ का कोई एरिया चला दिया, एरिया 0 भी हो सकता है, ये एरिया 1 भी हो सकता है, वो आपकी अपनी चॉइस है। चले हम एरिया 0 कर देते हैं इसको, बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें टोटल कितने राउटर है, मोहल्लेदार कितने हैं? 6 मोहल्लेदार हैं जी, ठीक है जी, 6 मोहल्लेदार है, ठीक है। और आपको पता है ये 6 के 6 हर 10 सेकंड बाद क्या करेंगे? एक दूसरे को हेलो पैकेट। राउटर 1 का हेलो पैकेट कितनों के पास जाएगा? 5, 2 का बाकी 5, 3 का बाकी के 5। हर 10 सेकंड के बाद ये हेलो पैकेट जो हैं वो भेजे जा रहे होंगे। राउटर 1 को कितनों का हेलो मिलेगा? 5 का, 2 को 5 का, 3 को, यानी हर राउटर को हर 10 सेकंड के बाद कितने कितने हेलो मिल रहे हैं? 5। अब वो अपने जेहन में रखना है कि वो 5-5 हेलो पैकेट आपको मिल रहे हैं आफ्टर एवरी 10 सेकंड। तवज्जो जरा रखिएगा, हर 10 सेकंड के बाद हर राउटर को 5-5। राउटर अगर ज्यादा होते, मोहल्ला अगर बड़ा होता तो इनकी तादाद बढ़ जाती। अच्छा, अभी मैंने इन हेलो पैकेट्स को ड्रॉ यहाँ पे नहीं किया, अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो काफी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन हो जाएगी, वो है बनाया नहीं है सिर्फ। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ जी, जब ये नेबर बन गए, महज नेबर, अब क्योंकि हेलो एक्सचेंज करने पे सिर्फ नेबर बनते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूं राउटर 1 के पास ना कोई नई चीज आई, राउटर 1 फोन लेके आ गया, आईफोन 15 लेके आ गया जी, वो नए वाला, ठीक है जी। अभी तो नहीं मिल रहा ना, ठीक है, बुकिंग तो हो रही है, लेकिन वो ले आया, ताल्लुकात थे उसके, ठीक है जी, जनाब वो आईफोन 15 लेकर आ गया, ये यहाँ पे हमने बना ली। हमारे पास नया प्रीफिक्स लाने का कितना आसान तरीका है, लूप बैक बना दो। तो यहाँ पे आपने एक नया, समझे एक नया एलएसए आ गया आपके पास। तो जैसे ही आपके पास आपकी डेटाबेस में कोई चीज आती है तो आपको क्या करना पड़ता है? डेटाबेस को डिस्क्राइब करना पड़ता है, ठीक है जी। तो राउटर 1 जो है वो अपना डीबीटी किसको भेजेगा? मल्लेदारों को। तो राउटर 1 का डीबीटी किसके पास जाएगा? बाकी पांचों के पास। बाकी पांचों इसके जवाब में राउटर 1 को क्या कहेंगे? बड़े अखलाक के साथ
रिक्वेस्ट कि जो आप आईफोन 15 लेकर आए हैं, ठीक है जी, वो आप हमें भी लेकर दें, ठीक है जी। और इसके जवाब में उसको क्या करना पड़ेगा, इन सारों को LSU लिंक स्टेट अपडेट लेके देना पड़ेगा, ठीक है जी। और फिर सारे आगे से इसको क्या भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट। तो राउटर 6, राउटर 5, राउटर 4, 3 और 2 की तरफ से राउटर 1 को क्या मिलेगी, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। स्क्रीन की सूरत हाल नजर आ रही है, कैसी है, बहुत अच्छी है। कोई कोई मसला नहीं नजर आ रहा आपको इसमें, कोई मुश्किलात पैदा होती हुई नजर नहीं आ रही, मुश्किलात। और मैंने कहा था ये ज़हन में रखिएगा, वो पीछे हेलो पैकेट का 10 सेकंड बाद तूफान अलहदा से आया हुआ है, वो भी है अभी, वो मैंने बनाया नहीं था, मैं वो भी बना देता तो यहाँ पे फिर ये लाइनें ड्रॉ करने की जगह भी शायद ना बचती। ये राउटर कितने हैं, 6। सबसे ज्यादा शामत किसकी आई है, जरा गौर से देख, राउटर 1 की। एक तो उस बेचारे ने आईफोन खरीदा और उसके बाद उसके घर के बाद देखने जलसा इकट्ठा हो गया पूरा, सबसे ज्यादा पैकेट उसको हैंडल करने पड़े। ये अभी राउटर थे सिर्फ 6, ये अगर 10 होते, ये अगर 50 होते, ये अगर 100 होते तो यहां क्या होता, शायद मैं ड्रॉ भी ना करता यहां, ठीक है जी। एक चीज होती है रिसोर्सेज, उस पर कोई बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा, बहुत ज्यादा, ठीक है जी। आपका जो दरमियान में ईथरनेट नेटवर्क है पूरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी बोझ पड़ रहा है, प्लस सबसे ज्यादा बोझ इस सिनेरियो में राउटर 1 पे पड़ा है। यानी किसी को बोलने की देर है, नई चीज लाने की देर है, उसकी क्षमता आ जाएगी। राउटर 6 के पास अगर कोई नया लूप बैक आ जाता है, कोई नया नेटवर्क आ जाता है, उसके साथ भी यही सलूक होगा। 5 भी कोई चीज ले आए, उसके साथ भी। अच्छा, एट ए टाइम 2 घरों में नई चीज आ जाए, सब सड़कों पे ही होंगे, पूरा जलसा इकट्ठा हुआ होगा सड़क के ऊपर बाहर, सब इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है जी। और कोई बाहर का बंदा चले जाए उस मोहल्ले में, वो कहेगा क्या पागल है, ठीक है। तो मुश्किल हो रही है आपको इसको समझने में, हैंडल करने में। अच्छा, ये ऐसी चीजों को फिर हमारे लिए समझना, ट्रबल शूट करना, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो मुश्किल नहीं हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये महल्लेदार ना खुद तंग पड़ गए अपने, अब ना पढ़ना ही चाहिए था, तो ये वाले महल्लेदार ना खुद तंग पड़ गए, यार ऐसे गुजारा नहीं हो सकता, ऐसे जिंदगी नहीं गुजर सकती, क्या अजाब ही डल रहता हर वक्त, और वो मांगना भी अच्छी बात नहीं है। ऊपर से दूसरा महल्लेदार कोई चीज ले आया, आपको ना भी चाहिए, आपको जबरदस्ती लेनी पड़ेगी और निकलना पड़ेगा, 5 पैकेट एक्सचेंज करने पड़ेंगे, अजीब मुसीबत डली हुई है, ठीक है जी। तो काम ऐसे नहीं चलेगा। मैंने आपको क्या कहा था, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। OSPF ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क में OSPF वैसे नहीं चलेगा जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट में चलता था। थोड़ी देर पहले आप सब कह रहे थे बड़ा आराम से, 2 राउटर है ना, हेलो जाएगा, हेलो आएगा, फिर डीवीडी जाएगा, वो आएगा, फिर रिक्वेस्ट जाएगी, फिर अपडेट आएगी, एक्नॉलेजमेंट आएगी, कहानी खत्म। तो आप सब बड़े खुश थे इस पे। अब आप खुद देखें क्या हुआ है। मैंने कहा था OSPF ओवर ईथरनेट में अंदर से आवाज आनी चाहिए कि कुछ मसला है, यहाँ पे OSPF उस तरह से नहीं चलना चाहिए जिस तरह से आम हालात में चलता है। आखिर ये टॉपिक अलहदा से है ही क्यों, ये इसलिए अलहदा से क्योंकि OSPF जिस तरह पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में बिहेव करता है, वो बिहेवियर हमें यहाँ वारा ही नहीं खाता, ऐसा ही है, वो बिहेवियर यहाँ पे चलने वाला नहीं है। इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, जिंदगी भी तो गुजारनी है ना, ठीक है, रोज घुट घुट के तो नहीं जी सकते, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। महल्लेदार मिलके जी इकट्ठे हो गए, एक दिन उन्होंने कहा नहीं भाई कोई हल निकाल लो इसका, ठीक है जी। तो सारे मोहल्ले के अक्लमंद लोगों को इकट्ठा किया गया, ठीक है। हसन भाई भी थे उसमें, उन्होंने इनको भी बुला लिया उन्होंने, ठीक है जी। तो आप बैठे रहेंगे, चले जाएंगे, आपको मैं शामिल कर लूं, आपको तो पता ही होगा आगे क्या होने वाला है, ठीक है जी। चले आप दोनों, ठीक है जी, दोनों दोस्त हैं ना, ठीक है जी। तो आप हसन है और आप हैं यासीन, ठीक है जी। तो हमारे ये 2 भाई हैं, हसन भाई और यासीन भाई, ठीक है जी। तो ये दोनों को बुलाया गया, ठीक है जी, क्योंकि सब इनको बड़ा अक्लमंद समझते थे सारे महल्लेदार। उन्होंने कहा महल्ले के बुजुर्ग हैं, अक्लमंद लोग हैं, ठीक है जी, बुला लेते हैं इनको भी, बुला लिया। तो उन्होंने सबने मिलकर फैसला किया जी अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हमें ना इस महल्ले का एक नाजिम बनाना पड़ेगा।
नाजिम, नाइब नाजिम, टाउन का नाजिम होता है ना, फिर उसका एक नाइब नाजिम भी होता है, ठीक है। तो अच्छा, नाजिम और नाइब नाजिम में वो मजा नहीं है जितना बड़े चौधरी और छोटे चौधरी में। इन्होंने कहा मोहल्ले का ना चौधरी बना लेते हैं, वैसे तो नाजिम नाइब नाजिम होता, हम चौधरी कर लेते, मोहल्ले का एक चौधरी, ठीक है जी, हम मोहल्ले का एक चौधरी इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबने कहा हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है जी। तो मोहल्ले के सबसे पहले चौधरी साहब की बात होगी, अकेले हसन भाई, ठीक है जी। उन्होंने कहा हम सब मुत्तफिक होके ये फैसला कर रहे हैं कि जो हसन भाई है ना, क्योंकि बड़े अक्लमंद हैं, ठीक है जी, बड़े मुफक्किर हैं, ठीक है जी, तो इनको हम अपने मोहल्ले का चौधरी बना रहे हैं। तो सब ने मुत्तफिक होके फैसला कर लिया और ये बन गए चौधरी साहब। अच्छा जी, अब नया, और चौधरी साहब को दफ्तर भी उन्होंने खोल के दिया, एक रेंट पे जगह ली, चौधरी साहब का दफ्तर बनाया वहां पे, कि नाजिम साहब का या चौधरी साहब का दफ्तर है, ठीक है जी। पूरे मोहल्ले ने मिल के ये उन्होंने कहा ये मोहल्ले की बका के लिए करना पड़ेगा, बन गया जी दफ्तर। रूल अब ये बना है, नया उसूल जरा सुनिएगा। नए रूल के मुताबिक मोहल्ले में, जरा मोहल्ला मुझे अब दोबारा जल्दी से बनाना पड़ेगा, मैं क्विकली बना लेता हूँ जी। ये राउटर 1 2 3 4 5, बड़ा कुछ मिलेगा 6, ठीक है जी। तो अब ये जो राउटर 1 है ना, ये हमारे चौधरी साहब है, ठीक है जी। चौधरी साहब का दफ्तर, घर नहीं दफ्तर, ठीक है। रूल सुने अब क्या है, रूल ये है कि कोई भी मोहल्लेदार अगर कोई नई चीज लेकर आता है, जैसे ये राउटर 6 जो है, ठीक है, इसके पास कोई नई चीज आ गई, ठीक है जी, बाइक खरीद ली इसने, बाइक खरीदने के बाद अच्छा 6 के 6 राउटर हेलो एक दूसरे को भेज रहे हैं, नेबर 6 के 6 हैं, ये 6 के 6 राउटर क्या है, नेबर है एक दूसरे के, हर एक से पूछो बाकी 5 को क्या कहेगा, नेबर, ठीक है। अच्छा, अब राउटर 6 जो है ना, वो अपना डीबीडी, राउटर 6 अपना डीबीडी सिर्फ और सिर्फ किसको भेजेगा, चौधरी साहब के दफ्तर जाके चौधरी साहब को बताएगा। यानी इसने अपना डीबीडी किसको बताया, सिर्फ और सिर्फ चौधरी साहब को, बाकी मोहल्ले को अभी कुछ पता नहीं लगा मोटर बाइक के बारे में, ठीक है, चौधरी साहब को पता लगा। अब चौधरी साहब को जैसे ही पता लगा है, साथ ही चौधरी साहब जो है वो इससे क्या करेंगे, इस मोहल्लेदार से रिक्वेस्ट, एलएसआर, मोहल्लेदार को इनको क्या देना पड़ेगा, एलएसयू, चौधरी साहब इनका क्या करेंगे, शुक्रिया था, एलएस एक्ट, ठीक है। बातचीत किसके, पांचों पैकेट किन के दरमियान एक्सचेंज हुए हैं, मोहल्लेदार और चौधरी साहब के दरमियान, ठीक है जी। बाकी के पूरे मोहल्ले को भी इस कार्रवाई का पता नहीं चला कि मोहल्ले में एक मोटर बाइक आ चुकी है, लेकिन अब मोहल्ले में 2 बंदे ऐसे हैं जिन्हें पता लग चुका है, एक वो जो लाया था और एक चौधरी साहब। चौधरी साहब की भी डेटाबेस हो गई है अपडेट। अब चौधरी साहब चूंकि चौधरी साहब है, उनकी ये जिम्मेदारी है पूरे मोहल्ले में मोटर बाइक का ऐलान अब चौधरी साहब करेंगे। पूरे मोहल्ले में मोटर बाइक का जो ऐलान है वो अब कौन करेंगे, चौधरी साहब करेंगे, ठीक है जी। तो चौधरी साहब जब ऐलान करेंगे तो चौधरी साहब को डीबीडी भेजना पड़ेगा ना कि मेरे पास नई चीज आई। चौधरी साहब ने क्या कहना है, मेरे पास एक नई चीज आ गई, और ये बताने के लिए डीबीडी इस्तेमाल होता है। तो चौधरी साहब का डीबीडी इस बंदे के पास भी जाएगा जिसकी वजह से ये कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि मोहल्ले में शामिल तो वो भी है। चौधरी साहब का डीबीडी इसके पास भी जाएगा, चौधरी साहब का डीबीडी इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। सारा मोहल्ला रिक्वेस्ट लेके किसके पास जाएगा, चौधरी साहब के पास जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सारे मोहल्ले को चौधरी साहब क्या भेजेंगे, लिंक स्टेट अपडेट, बाइक किसको लेके देनी पड़ेगी, चौधरी साहब को। चौधरी साहब पूरे मोहल्ले को क्या लेके देंगे, बाइक, ठीक है जी। और पूरा मोहल्ला शुक्रिया किसका अदा करेगा, चौधरी साहब का, ठीक है जी। चौधरी साहब के दरवाजे के बाहर क्या लग गया है, रश। अच्छा, अब ये कोई मसले की बात नहीं है, क्यों, चौधरी साहब को बकायदा तौर पे दफ्तर बना के दिया गया था जिसमें पार्किंग का भी इंतजाम किया गया था। तो चौधरी साहब का दफ्तर इस रश को हैंडल करने की सलाहियत रखता था। लोगों के जो घर हैं उनके बाहर एक गाड़ी या एक दो बाइक खड़ी हो सकती है, उससे ज्यादा रश वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। चौधरी साहब का एक दफ्तर है, चौधरी साहब ने आगे अमला भी रखा हुआ है, चौधरी साहब अक्लमंद भी है, बाकी मल्लेदार जैसे थोड़ी है। चौधरी साहब लोगों के मसाइल को जल्दी हल करने की सलाहियत भी रखते हैं।
तो चौधरी साहब का दफ्तर और चौधरी साहब इस वाले रश को हैंडल करने की चूंकि सलाहियत रखते थे, इसलिए वो इस पोजीशन में आज। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, हैं राशि पट्टे चल रहे, अच्छा जी, तो ये जो अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो रश हर घर के, फायदा हमें क्या हो रहा है ये देखें, ये वाला रश पहले हर घर के बाहर लगता था, अब ये रश सिर्फ और सिर्फ चौधरी साहब के दफ्तर के बाहर ही लगा करेगा। आप देख रहे हैं, अभी भी आप कहेंगे सर राउटर वन की सूरत हाल सबसे खराब है, हम इसको अब खराब नहीं कहेंगे, राउटर वन इज केपेबल टू डील विद दिस मैस। ठीक है, ये जो मैस यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये डील कर सकता है इसके साथ, बाकी लोग इतनी सलाहियत नहीं रखते। अच्छा मैं राउटर की टर्म्स में बात करूं तो राउटर क्या होते हैं, पावरफुल राउटर्स भी होते हैं जिनके रिसोर्सेज तगड़े होते हैं, वो महंगे होते हैं, और हल्के राउटर्स भी होते हैं। ठीक है जी, सिस्को भी नए राउटर भी अगर बनाता है ना तो अलग अलग कैपेबिलिटीज के लिए होते हैं, स्मॉल साइज बिजनेस के लिए अलग है, मीडियम साइज के लिए अलग है, लार्ज साइज के लिए अलग है, उनकी प्राइसेस भी उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। ठीक है, हम अपने नेटवर्क में एक तो तगड़ा राउटर अफोर्ड कर सकते हैं, सारे राउटर तगड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा एक राउटर अच्छा लगा लें और उसको क्या बना लें, महल्ले का चौधरी, मसला कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब ये रश सिर्फ और सिर्फ एक ही राउटर के ऊपर लगा करेगा जिसको आपने क्या बना दिया है, चौधरी। लेकिन आप मल्लेदारों को बड़ा सुकून मिला, बड़ी खुशी हुई कि यार चलो अब हमारे घर के बाहर तो मेला हर वक्त नहीं लगा रहता, जान छूट गई है। ठीक है जी, एमी मिनट जो है वो कभी एक मल्लेदार आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है तो अजाब भी डला रहता था, तो अब काफी हद तक सुकून आ गया। लेकिन अब अचानक मल्लेदारों को ख्याल आया, उन्होंने जब अपने चौधरी साहब पे दोबारा से नजरसानी की, उन्होंने सोचा ये चौधरी साहब अगर फौत हो गए किसी दिन, क्योंकि वो भी तो है ना जी, जाना ही है सबने एक ना एक तो, ठीक है जी, उन्होंने सोचा ये महल्ले में कोई भी नई चीज आती है ना वो सबसे पहले चौधरी को पता लगती है। ठीक है जी, और ये चौधरी साहब की अगर अपनी नीयत खराब हो गई फिर भी मसला है, चौधरी साहब ये सारे राज लेके दुनिया से चले गए तब भी मसला है, तो इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा जी अब चौधरी साहब का ना मैं अकेले इन पे हम रिलाई नहीं कर सकते, इनका एक नाइब चौधरी, छोटा चौधरी भी होना चाहिए, नाइब नाजिम भी होना चाहिए, तो अकेले इनसे काम नहीं चलेगा, यानी हम अकेले इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। चौधरी साहब की तबीयत खराब हो गई किसी दिन, दफ्तर ना आए तो फिर हमारे दरवाजों पे रश लग जाएगा, चौधरी का दफ्तर बंद नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा चौधरी नहीं है तो उसकी जगह कोई ना कोई छोटा चौधरी होना चाहिए। तो मोहल्लेदारों ने फिर फैसला किया, फिर मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी एक चौधरी नहीं चलेगा, दो चौधरी चलेंगे, बड़ा चौधरी छोटा चौधरी। ठीक है जी, बड़ा चौधरी और हमारे छोटे चौधरी साहब कौन है, यासीन भाई, उनके हसन भाई के करीबी दोस्त। ठीक है, तो हम सब ने कहा जी ठीक है, ये अब दो चौधरी हो गए, चौधरी बरादरान हो जाएंगे हम। ठीक है, चौधरियों का दफ्तर नाम रख दिया उसका, चौधरियों का दफ्तर। ठीक है जी, नाजिम का दफ्तर या चौधरियों का दफ्तर, नाजमीन हो गए ना बल्कि अब तो। अब क्या होगा, नया रूल सुने, ये अब सबसे अहम तरीन बात होने जा रही है। ठीक है जी, ये दोबारा से मल्टी एक्सेस नेटवर्क हम बना लेते हैं, राउटर वन हसन भाई बड़े चौधरी साहब, राउटर टू यासीन भाई छोटे चौधरी साहब। ठीक है जी, उसके बाद राउटर थ्री आम मल्लेदार बेचारा। ठीक है जी, राउटर फोर, राउटर फाइव, राउटर सिक्स, छोटे मोटे लोग नहीं मल्लेदार। ठीक है जी, इन दोनों को के लिए क्या बना दिया गया, दफ्तर, ये दोनों अब क्या है, चौधरियों का दफ्तर है। ठीक है जी, अच्छा ये दफ्तर एक चीज जेल में रखनी है, ये दफ्तर ओएसपीएफ टाउन में बना हुआ है, ये दफ्तर ओएसपीएफ टाउन में बना हुआ है। ठीक है, ओएसपीएफ टाउन ग्रुप है ना एक, इस ग्रुप का एक मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.5, कुछ याद आया, इस एड्रेस पे कोई भी चीज भेजी जाएगी किसके पास जाएगी, हर ओएसपीएफ इनेबल्ड डिवाइस के पास जाएगी। इस ग्रुप के अंदर, इस बड़े ग्रुप के अंदर आपने आज क्या किया, एक और छोटा ग्रुप बना दिया जिसका नाम क्या है, चौधरियों का दफ्तर। इस दफ्तर में एक बंदा है नहीं, क्या सब है नहीं, मल्टीपल है, मल्टीपल है, ग्रुप है, ग्रुप है, चौधरियों का ग्रुप है, ग्रुप है,
तो ग्रुप का तो फिर एक और एड्रेस होता है ना, तो इस ग्रुप का जरा एड्रेस बताना पसंद करेंगे आप? 224.0.0.6 याद आया? दूसरा एड्रेस .6 वाला। तो .6 जो है वो बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा सा ग्रुप है। .5 OSPF इनेबल डिवाइसेस का ग्रुप और .6 चौधरीयों का ग्रुप। .6 चौधरीयों का ग्रुप, चौधरी बरादरान का ग्रुप। ठीक है, अब नया रूल सुने जो कि फाइनल भी है। ठीक है, इसके बाद महल्लेदारों की जिंदगी आज तक हंसी खुशी गुजर रही है। ठीक है, रूल ये है कि अब महल्लेदार के पास अगर कोई नई चीज आएगी ना, तो उसने अपना डीबीडी जो है वो सिर्फ चौधरी को नहीं देना, चौधरीयों के ग्रुप को देना है। चौधरीयों के दफ्तर में 2 लोग हैं, दोनों को बताने हैं, और दोनों को बताने के लिए जो एड्रेस इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा? .6। .6 पे भेजने से ना तो सबके पास अपडेट जाएगी और ना एक के पास जाएगी, दोनों के पास जाएगी। ठीक है जी, चौधरी और छोटा चौधरी। आपने डीबीडी कितनों को दिया? 2 को दिया टेक्निकली। दोनों आपकी तरफ रिक्वेस्ट भेजेंगे, दोनों को आप अपडेट भेजेंगे, दोनों आपको एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। लेकिन सिर्फ 2 ही भेज रहे हैं ना, पूरा मोहल्ला 100 लोग हैं तो 100 तो नहीं ना भेज रहे। 2 को तो आप हैंडल कर लेंगे, 100 को आप हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें जो छोटा चौधरी है वो भी जरा तगड़ा ही रखना पड़ेगा जो कि हैंडल कर सके, क्योंकि हर महल्लेदार की अपडेट अब 2 लोगों के पास जानी है, सबसे पहले चौधरी के पास और छोटे चौधरी के पास। तो छोटा चौधरी भी उतना ही काबिल होना चाहिए जितना के बड़ा चौधरी है। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद क्या होगा? महल्लेदार की जान छुट गई, महल्लेदार ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, चौधरीयों के दफ्तर रिपोर्ट कर दी है। ठीक है जी, दोनों ने इसको रिक्वेस्ट अलग-अलग भेजी, दोनों को इसने अपडेट भेजी, दोनों ने इसका एक्नॉलेजमेंट भेजी, कहानी अब खत्म हो गई। ठीक है जी, अब क्या होगा? मोहल्ले में अब कितने लोग हैं जिन्हें उस नई चीज का पता है? वो जो गाड़ी समझे नहीं आई है, कितने लोगों को इस वक्त पता है? 3। वो जो लाया था और उसके बाद दोनों चौधरी, उन दोनों को, 3 लोगों को पता है, बाकी महल्लेदारों को अब नहीं पता। बाकी महल्लेदारों को कौन बताएगा? बाकी महल्ले, याद रखिएगा, जो फ्रंट मैन है ना, हमेशा सामने बड़ा चौधरी ही आता है। छोटे चौधरी साहब का काम ना सुनना है, बोलते नहीं है ये, तब तक जब तक के जरूरत ना पड़ जाए। ठीक है जी, फ्रंट पे हमेशा बड़े चौधरी, वो बड़े जो हैं जी, ठीक है, फ्रंट पे हमेशा बड़े चौधरी साहब आएंगे, और बड़े चौधरी साहब यानी हमारे केस में राउटर 1 है। अब राउटर 1 क्या करेगा? राउटर 1 अपना डीबीडी पूरे मोहल्ले को भेजेगा। पूरे मोहल्ले का एड्रेस क्या है? 5। पूरे मोहल्ले का एड्रेस 5 है, .5 वाला। तो बड़े चौधरी साहब 5 वाले एड्रेस पे अपना डीबीडी भेजेंगे। वो किसके पास जाएगा? वो छोटे चौधरी के पास भी दोबारा जाएगा, वो उस बंदे के पास भी जाएगा जिसने असल में कहानी शुरू की थी। लेकिन अपडेट जाएगी, लेकिन वो आपसे मांगेंगे नहीं कुछ, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी उनके पास है। मैंने आपको क्या कहा था? मांगते सिर्फ वो चीजें जो आपके पास नहीं होती। जिसके पास नहीं, जिसको जरूरत, वो नहीं मांगेगा। ठीक है जी, तो ये अब डीबीडी जो है वो राउटर 1 का 2 के पास भी जाएगा, 6 के पास भी जाएगा, 5, 4, 3 सबके पास जाएगा। ठीक है जी, अब सारे जो हैं वो किसको रिक्वेस्ट भेजेंगे? चौधरी साहब को, क्योंकि उनको छेड़ा किसने था? चौधरी साहब ने। अपडेट किसने भेजी थी? डीबीडी किसने भेजा था? चौधरी साहब ने। तो रिक्वेस्ट चौधरी साहब के पास जाएगी, चौधरी साहब अपडेट भेजेंगे, और सारे शुक्रिया भी किसका अदा करेंगे? सिर्फ और सिर्फ चौधरी साहब का। ठीक है जी, सारे किसके साथ अपडेट भेजेंगे? अपने एक्नॉलेजमेंट किसको भेजेंगे? बड़े चौधरी साहब को। ठीक है, उनके छोटे चौधरी साहब ने मल्लेदारों से बात नहीं की। हाँ, उसके साथ की थी जो गाड़ी असल में लाया था। ठीक है जी, अच्छा अब जरा गौर करें, ये जो मोहल्लेदार हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोई पैकेट एक्सचेंज कर रहे हैं? गौर से देखें, सिर्फ हेलो पैकेट एक्सचेंज कर रहे हैं, बाकी का कोई पैकेट एक्सचेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब है राउटर 6 और 5 आपस में सिर्फ नेबर्स हैं, 5 और 4 सिर्फ नेबर्स हैं, 3 और 4 सिर्फ नेबर्स हैं। ये आपस में हेलो पैकेट एक्सचेंज कर रहे हैं। पांचों पैकेट कौन किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है? आप सिर्फ डीआर और बीडीआर के साथ पांचों पैकेट एक्सचेंज करते हैं। यदि ये राउटर 6 जब गाड़ी लाया था
तो उसने डीवीडी किसको भेजा था? दोनों चौधरियों, 6 वाले एड्रेस पे भेजा था ना दोनों को। फिर रिक्वेस्ट आई, दोनों से आई, दोनों को आपने अपडेट भेजी, दोनों ने आपको एक्नॉलेजमेंट भेजी, यानी हर मोहल्लेदार पांचों पैकेट एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ? डीआर के साथ भी और बीडीआर के साथ भी। तो इसका मतलब है फिर ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क में एडजेसेंट नेबर कौन है? डीआर आपका, सॉरी मैंने कुछ लफ्ज ऐसे बोलती हैं जो मैंने बताए नहीं हुए थे, ठीक है। चौधरी चौधरी चौधरी, सॉरी वापस आ जाइए, चौधरी और छोटे चौधरी पे, ठीक है। बल्कि काम करते ना, काम खत्म करते हैं। ये चौधरियों का टेक्निकल नाम भी आपको बता रहे थे, बताया मैंने पहले हुआ है आपको, कल लाल रंग में लिखा था, लेकिन मैंने कहा था जब ओएसपी ओवर मल्टी एक्सेस पढ़ेंगे तो उस वक्त वो 3 नाम थे, ठीक है जी, तो उस वक्त वो भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है जी। तो कल के लेक्चर में जो मैंने 3 नाम लिखे थे, आप दोबारा से आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है जी। चौधरी, छोटा चौधरी और मल्लेदार, ठीक है। डीआर याद है आपको? डीआर डेजिग्नेटेड राउटर, डेजिग्नेटेड राउटर, ये बड़े चौधरी साहब हैं। उसके बाद था बीडीआर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, डेजिग्नेटेड राउटर, छोटे चौधरी साहब, ठीक है जी। और जो मोहल्लेदार है उनको कहते हैं डीआरओ या डेजिग्नेटेड राउटर अदर, इसको आप डीआर अदर भी कह सकते हैं, ठीक है जी, डीआर अदर, ठीक है जी। तो चौधरी साहब डीआर, छोटे चौधरी साहब बीडीआर, ठीक है जी। और डीआरओ कौन है? डीआर अदर कौन है? मोहल्लेदार, ठीक है जी। डीआर और बीडीआर का ग्रुप होता है, डीआर और बीडीआर का चौधरियों का ग्रुप, ठीक है। उस ग्रुप का एड्रेस क्या है? 224.0.0.6, और सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए पूरी ओएसपी ऑफ डोमेन को तो वो .5 वाला एड्रेस है। .5 में डीआर भी शामिल है, बीडीआर भी शामिल है और डीआर अदर भी शामिल है। सेकंड्स के अंदर कहानी सेट हो गई है, ठीक है जी। डीआर बड़ा चौधरी, बीडीआर छोटा चौधरी, डीआर अदर आपके मोहल्लेदार, ठीक है जी। तो आप दोबारा इसी तस्वीर में आ जाए। अच्छा, अब मैं चौधरी के बजाय डीआर बीडीआर कह सकता हूं, ठीक है। तो .6 वाला जो एड्रेस है टेक्निकली वो डीआर बीडीआर के ग्रुप का है, और बाकी सारे कौन है? डीआर अदर, बाकी सारे कौन है? डीआर अदर। अब जरा ध्यान से सुने, डीआर अदर, डीआर अदर डीआर के साथ भी एडजेसेंट है, बीडीआर के साथ भी एडजेसेंट है। ये मैं लिखता हूं, अब डीआर और बीडीआर आपस में भी एडजेसेंट होते हैं जी। डीआर और डीआर अदर भी एडजेसेंट होते हैं, बीडीआर और डीआर अदर भी एडजेसेंट नेबर होते हैं, लेकिन डीआर अदर और डीआर अदर आपस में सिर्फ नेबर होते हैं। अच्छा, याद रखने वाली पता है क्या चीज है? सिर्फ डीआर अदर और डीआर अदर नेबर होते हैं, बाकी सारे ही एडजेसेंट होते हैं। डीआर अदर और डीआर अदर सिर्फ नेबर होते हैं, यानी मल्लेदार एक दूसरे के साथ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ हेलो भेजेंगे एक दूसरे को, ठीक है जी। लेकिन बाकी के 5 पैकेट, बाकी के 4 पैकेट इनफैक्ट वो एक्सचेंज नहीं करेंगे। बारिश हो रही है बाहर, बारिश हो रही होगी, अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है जी। तो डीआर बीडीआर ब्रेक होने वाली थी, अच्छी वाली, बारिश हो गई। अच्छा जी, तो डीआर और बीडीआर एडजेसेंट है, यानी पांचों पैकेट एक्सचेंज करते हैं। डीआर और डीआर अदर बी एडजेसेंट है, बीडीआर और डीआर अदर बी एडजेसेंट है, लेकिन डीआर अदर और डीआर अदर एक दूसरे के सिर्फ नेबर होते हैं। थोड़ी देर पहले देखिए आपके दिमाग में एक ऐसा सवाल था, लो ये भला क्या बात हुई, हर नेबर को एक दूसरे के साथ अपडेट एक्सचेंज करनी चाहिए, तो सब एडजेसेंट ही होते होंगे, हाली नेबर का क्या तुक बनता है? तो अब आप खुद कह रहे हैं नहीं ऐसे ही ठीक है, आपने खुद एग्री किया ऐसा ही होना चाहिए। खबरदार मल्लेदारों ने आपस में डायरेक्ट कोई पांचों पैकेट एक्सचेंज किए, उनके आप कहते हैं हम इस काबिल ही नहीं है कि हम ये काम कर सकें, हमारे इतने रिसोर्सेज बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इसको, ठीक है जी। तो लिहाजा इस तरीके से ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस के अंदर पूरी कहानी चलती है। अच्छा, इसी के अंदर ना कुछ चीजें और भी लिख रहे हैं। डीआर जब भी अपडेट भेजेगा ना, अब ये ध्यान से जरा, डीआर जब भी अपडेट सेंड करेगा वो 224.0.0.5 पे भेजेगा। बीडीआर जब भी अपडेट सेंड करेगा,
जब भी करेगा वो भी 224.0.0.5 पे करेगा, और डीआर अदर हमेशा राउटिंग अपडेट को सेंड करेगा 224.0.0.6 वाले एड्रेस पे। डीआर अदर .6 पे, डीआर और बीडीआर .5 पे। डीआर अदर 6 वाले पे, डीआर और बीडीआर 5 वाले का मतलब है सबकी तरफ अपडेट जाएगी। ठीक है जी। कौन एडजेसेंट है और कौन नहीं है, कौन सिर्फ नेबर है आपके सामने। नेबर सिर्फ डीआर अदर और डीआर अदर होते हैं, बाकी सब एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। ठीक है जी, ये समझ आया यहां तक। ठीक है जी। ये सारा कुछ किया क्यों जा रहा है, टेक्निकली रिसोर्स मैनेज करने के लिए। आप अपने नेटवर्क में कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो अच्छे लगा सकते हैं, सारा मल्टी एक्सेस नेटवर्क एक जैसे बेहतरीन रिसोर्सेज के साथ बनाना मुश्किल होता है। ठीक है जी। तो लिहाजा मल्टी एक्सेस नेटवर्क में इस तरीके से, अच्छा इसके लिए आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, जो असल मजेदार बात है, आपको तो ओएसपीएफ ही चलाना है, लेकिन बैकएंड के ऊपर जो पियरिंग है, जो नेबरशिप है, जो एडजेसेंसी है, वो इस तरह से हो रही होती है। जो एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं बिहाइंड द सीन, वो इस तरीके से होते हैं। मैंने जितनी बातें की है ना अभी, एक एक चीज लैब में अभी वेरीफाई हो जाएगी, और जब वो होगी तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट 100% समझ आ जाएगा। अभी अगर कहीं कोई शक शुबा रह भी गया ना, तो अभी लैब के बाद निकल जाएगा। ठीक है जी। तो इसकी लैब अभी हम करेंगे और उसमें एक एक चीज वेरीफाई होगी। अच्छा कुछ चीजें हैं, कुछ सवालात है इसमें, वो हम जरा पहले सामने रख लें। ठीक है। मिसाल के तौर पे डीआर और बीडीआर, हमने तो अपनी क्लास में हसन को और यासीन भाई को बना दिया था। ठीक है जी। तो ये राउटरों में फैसला कैसे होता है कि कौन डीआर बनेगा और कौन बीडीआर बनेगा, यानी ये तो हमने देख लिया ये राउटर तगड़ा है, अच्छी सीरीज है सिस्को की, अच्छा मॉडल है, स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं, तो क्या वो खुद राउटर फैसला करते हैं कि मेरा प्रोसेसर तगड़ा है या मेमोरी अच्छी है तो मैं डीआर बन जाता हूँ, या हमें कुछ करना पड़ता है? हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हम ऐसा क्या करते हैं कि कोई राउटर डीआर बन जाता है और कोई राउटर बीडीआर बन जाता है? हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डीआर बीडीआर के लिए याद रखिएगा इलेक्शन होता है, डीआर बीडीआर के लिए इलेक्शन होता है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, जो डीआर बीडीआर का इलेक्शन है, इसका कोई क्राइटेरिया होता होगा जी? बिल्कुल क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया एक कॉन्सेप्ट है ओएसपीएफ इंटरफेस प्रायोरिटी। ओएसपीएफ इंटरफेस प्रायोरिटी ये नई चीज आपके लिए, ये पहले ये पैरामीटर आपके सामने नहीं आया। ओएसपीएफ इंटरफेस प्रायोरिटी, प्रायोरिटी की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक होती है। ठीक है जी। जो हमारा ईथरनेट नेटवर्क होता है, ईथरनेट इंटरफेस, ईथरनेट इंटरफेस से मेरी मुराद इसमें फास्ट ईथरनेट भी आता है, गीगा ईथरनेट, 10 गीगा ईथरनेट सब। ठीक है। तो ईथरनेट के केस में डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो है वो 1 होती है। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है? 1। अच्छा, ये जो हमारे वैन इंटरफेस है ना, या सीरियल इंटरफेस, सीरियल इंटरफेस के ऊपर याद रखना है बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। सीरियल पे 0 और ईथरनेट पे 1। प्रायोरिटी बढ़ाई भी जा सकती है, प्रायोरिटी घटाई भी जा सकती है। रूल ये है, जिस राउटर के इंटरफेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो डीआर बनेगा, जिसकी उससे कम होगी वो बीडीआर बनेगा, और बाकी सारे डीआर अदर। एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क में एक डीआर और एक बीडीआर हो सकता है, और मल्टीपल डीआर अदर हो सकते हैं। एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क में 2 डीआर नहीं हो सकते, यानी बड़ा चौधरी एक ही होता है, बड़ा चौधरी एक ही होता है, छोटा चौधरी भी एक ही होता है, लेकिन महल्लेदार ज्यादा सारे होंगे। डीआर एक, बीडीआर भी एक, लेकिन डीआर अदर मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है जी। तो आपके मोहल्ले में से मल्टी एक्सेस नेटवर्क में से डीआर कौन बनेगा? आ राउटर विद हाईएस्ट इंटरफेस प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी कौन कॉन्फ़िगर करेगा? हम करेंगे। और हम किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रखेंगे? जिसे हम डीआर बनवाना चाहते होंगे। और बीडीआर कौन बनेगा? जिसकी हमने प्रायोरिटी सेकंड हाईएस्ट रखी होगी। तो ये आपको खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है जी। तो डीआर कौन बनेगा? अ राउटर विद हाईएस्ट इंटरफेस प्रायोरिटी, और बीडीआर अ राउटर विद सेकंड हाईएस्ट इंटरफेस प्रायोरिटी। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है ईथरनेट में?
वो तो फिर सबकी बाय डिफॉल्ट 1 ही होगी ना, ठीक है। यानी अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इसमें हर इंटरफेस की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 1। तो फिर फैसला कैसे होगा, अगर मैंने प्रायोरिटी चेंज ना की तो तब भी मल्टी एक्सेस नेटवर्क में तो एक डीआर और एक बीडीआर होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर प्रायोरिटी सेम हो, टाई हो जाए, तो फिर फैसला राउटर आईडी की बेस पे होता है। A router with highest router ID will become DR and second highest जो है वो BDR बनेगा। सबसे पहले क्या देखा जाता है, प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तब क्या देखा जाएगा, राउटर आईडी। तो जिसकी राउटर आईडी सबसे बड़ी होगी वो क्या बनेगा, DR, सेकंड हाईएस्ट BDR, और बाकी सब क्या बनेंगे, DR अदर। ठीक है जी, ये बात समझ आई। सबसे पहला क्राइटेरिया इंटरफेस प्रायोरिटी है, और अगर वो सेम हो तो फिर राउटर आईडी। ठीक है जी। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और है, वो भी जरा समझ लें। ये जो चौधरी हैं दोनों हमारे, ठीक है जी, ये क्या बस मल्लेदारों की खिदमत के लिए ही हैं और अपनी कोई जिंदगी नहीं है इनकी, अपनी जिंदगी भी है यार, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, एक डीआर अदर अपडेट भेजता है, किसको भेजता है, डीआर और बीडीआर दोनों को .6 पे। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, बीडीआर खामोश रहता है, मतलब वो एडजेसेंट है ना, वो पांचों पैकेट एक्सचेंज कर लेंगे उस मल्लेदार से जिसने अपडेट भेजी थी। उसके बाद क्या होगा, जब डीआर और बीडीआर अपडेट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, छोटा चौधरी खामोश, बड़ा चौधरी फिर मल्लेदारों को डीवीडी भेजता है। वो कहता है जी मेरे पास नहीं अपडेट आई है, गाड़ी नहीं जो है वो मेरे पास आई है। वो ये नहीं बताता असल में किसके पास आई थी, ठीक है जी, वो कहता है जी मेरे पास आई थी। तो फिर सारे उससे जाके बात करते हैं, बड़े चौधरी से। ऐसे ही होता है ना जी। अच्छा, तो क्या बड़ा चौधरी या छोटा चौधरी, इसमें तो छोटा चौधरी बोला ही कुछ नहीं, ठीक है जी। तो छोटा चौधरी कब बोलता है और उसके कभी बोलने की जरूरत कब पेश आती है, देखिए मैंने बताया जी, चुमने मरने के बाद तो बोलेगा ही, क्या वो अब इंतजार करता है, क्या बड़े चौधरी की जिंदगी में नहीं बोल सकता वो। एक सिनेरियो है, छोटे चौधरी के अपने कोई जज्बात नहीं है, वो कहता है भाई मुझे किसी चीज की जरूरत है, ठीक है जी, तो मैं, वो कहता है जी मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक पसंद आ गई है। छोटा चौधरी कहता है मैं एक तो चौधरी हूँ, घुट घुट के मैं जिंदगी गुजारता रहूं, वो कहता है मुझे स्पोर्ट्स बाइक पसंद आ गई है। अब वो कहता है मैं मल्लेदारों का इंतजार करता रहूंगा, मल्लेदार लेगा तो खुद ही आ जाएगी, ठीक है। वो जाके खुद से स्पोर्ट्स बाइक खरीद के ले आता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो राउटर 2 है हमारे केस में, इस पे लूप बैक नहीं बन सकता, बन सकता है, ठीक है जी। अब क्या होगा, सबसे पहले छोटे चौधरी की डेटाबेस क्या हो गई है, अपडेट। अब ये बोलेगा, और जब छोटा चौधरी बोलता है ना, फिर कोई भी नहीं बोलता, फिर सब खामोशी से इसकी बात सुनते हैं, ठीक है जी। वजह यह है किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, समझे जरा इसको, ये सबके साथ एडजेसेंट है। ये 5 वाले एड्रेस पे भेजेगा ना अपडेट कि मेरे पास जनाब एक स्पोर्ट्स बाइक आ गई है, 5 वाले पे। 5 वाले का मतलब है डीआर के पास भी अपडेट जाएगी और डीआर अदर के पास भी जाएगी। सारे इसको क्या भेजेंगे, लानते नहीं भेजेंगे, ठीक है, सारे इसको क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट। ये सबको क्या भेजेगा, अपडेट, और सारे इसको क्या भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट। एडजेसेंसी हो गई ना, ठीक है। क्या जरूरत पड़ी है किसी और को बोलने की, क्या बड़े चौधरी के बोलने की जरूरत पड़ी, नहीं। सिमिलरली अगर बड़ा चौधरी भी खुद से कोई चीज ले आए, यानी राउटर 1 जो है इसके पास एक लूप बैक क्रिएट हो गया, तो अब क्या होगा, ये किस एड्रेस के ऊपर अपडेट भेजता है, 5 पे। वो बीडीआर के पास भी जाएगा, वो डीआर अदर के पास भी जाएगा, सारे इसे रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये सबको अपडेट भेजेगा, सारे इसे एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो किसी को एक, यानी छोटे चौधरी के मामले में बड़े चौधरी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि छोटा चौधरी खुद सबके साथ एडजेसेंट है। यानी बीडीआर सबके साथ खुद से एडजेसेंट है, डीआर सबके साथ खुद से एडजेसेंट है। मोहताजी किसको है, डिपेंडेंसी किसको है, डीआर अदर्स को। उन्हें जरूरत पड़ती है चौधरियों, डीआर अदर अपनी बात खुद दूसरे डीआर अदर्स तक पहुंचा नहीं सकता, इस पे उसे कोई महरूमी नहीं है, वो बड़ा खुश है। वो कहता है मेरी जिंदगी सुकून से, ये हमारा अपना ही फैसला था कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो बात समझ आ रही है। अच्छा, अब ये सारों को ना लैब ऐसी करनी चाहिए कि सबको एक एक करके बुलवा के चेक करें,
डीआर अदर को कहेंगे अब तू बोल, देखते हैं क्या होता है। डीआर को कहेंगे अब तुम बोलो जरा, फिर बीडीआर को कहेंगे जरा तुम बोल के दिखाओ, देखते हैं क्या होता है। एक एक चीज जब आपके सामने होगी तब ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। ठीक है जी। इलेक्शन का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। इंटरफेस की प्रायोरिटी सबसे पहले देखी जाती है, अगर वो सेम हो तो फिर राउटर आईडी पे फैसला होता है। ठीक है। एक दो चीजें और भी डिस्कस कर लेते हैं, को 5-10 मिनट और पढ़ ले, फिर ब्रेक कीजिएगा एक ही दफा, क्योंकि सारी बेस बनी हुई है, वापस आएंगे तो फिर भूल गया होगा। ठीक है। तो ये समझ जाएं जितना अभी तक हमने देखा है। लेट से राउटर 1 की इंटरफेस की प्रायोरिटी हमने रखी है 200। राउटर 1 के इंटरफेस की प्रायोरिटी क्या है? 200। राउटर 2 की प्रायोरिटी रख देते हैं 100, और बाकियों की बाय डिफॉल्ट कितनी है? 1। ठीक है जी। राउटर 1 क्या बन जाएगा? डीआर। राउटर 2 क्या बन जाएगा? बीडीआर। और बाकी सारे डीआर अदर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ना डीआर और बीडीआर बन चुके हैं, एक नया मल्लेदार आता है और उसकी प्रायोरिटी जो है वो रख दी जाती है, या उसकी प्रायोरिटी होती है लेट से 240। एक नया मल्लेदार आया है, प्रायोरिटी उसकी क्या है? 240। अजाब डाल के रखा हुआ है उसने सबको, फितना किस्म का बंदा ना, ऐसा मल्लेदार भी आ जाता है सबको बिल्कुल पोपो की तरह। बड़ा अच्छा भाई है ये, मैंने नहीं कहा, इसने कहा, जो भी कहा। ठीक है जी। इन्होंने कहा जी पुपो। ठीक है। तो वो आके कहता है जी ये चौधरी ठीक नहीं है आपका, ये देखो मैं कितना अच्छा हूं, मुझे मिलेगा चौधरी होना चाहिए। सबके कान बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और आगे कहता है देखो मैं इससे ज्यादा काबिल हूं, मेरी तो प्रायोरिटी भी 240 है, और ये 200 के साथ डीआर बन के बैठा हुआ है। ठीक है। लगा रहेगा, कहता रहेगा ये सबको, ये कुछ। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्या 240 वाले के आने के बाद चौधरी साहब को उनकी सीट से हटा के से बिठा दिया जाएगा? तो यहाँ पे एक रूल याद रखिएगा, मोहल्ले के इस्तेहकाम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि एक दफा जो डीआर बीडीआर बन जाए, रोज रोज उन्हें चेंज ना किया जाए। जब तक चौधरी साहब फौत नहीं हो जाते तब तक वो अपनी सीट नहीं छोड़ते। ओएसपीएफ में चौधरी साहब जब तक हयात हैं उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता, ये रूल है जी ओएसपीएफ। यानी डीआर अगर डाउन होगा तो ही किसी और की बारी आएगी, वरना नहीं आएगी। अच्छा, चलें मिसाल के तौर पे, ठीक है, आपकी मैं अब बात नहीं कर रहा, मैं इस राउटर की, उसको तो डाउन करना ही है ना। हाँ, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सलामत रखे। ठीक है जी। हमारा ये वाला जो डीआर है राउटर 1, ठीक है, ये डाउन हो गया, ये डाउन हो गया। ये जो 240 वाला था ना, इसने तो जनाब छलांगे मिठाई बांटनी शुरू कर दी उसी वक्त। चौधरी साहब फारिग हो गए हैं, अब तो मैं पक्का चौधरी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा, डीआर के डाउन होते ही जो नेक्स्ट केपेबल कैंडिडेट होता है वो बीडीआर होता है। उनके बीडीआर के पास वो सारी इंफॉर्मेशन आइडेंटिकल होती है जो डीआर के पास थी, तो सबसे केपेबल कैंडिडेट उस वक्त बीडीआर है। तो डीआर के डाउन होते ही बीडीआर क्या बन जाएगा? डीआर। और किसकी सीट खाली होगी? बीडीआर की। अब बीडीआर के लिए मल्लेदारों में इलेक्शन होगा, जिसमें ये जो फितना आया था नया, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, यह बीडीआर बनेगा। ये क्या बनेगा? बीडीआर। अच्छा जी, अब डीआर कौन है? 100 वाला। बीडीआर कौन है? 240 वाला। पुराना डीआर ठीक हो गया, वापस आया, राउटर तो ठीक हो सकता है ना, तो पुराना डीआर वापस आ जाता है, जिसकी प्रायोरिटी कितनी है? 200, वो दोबारा अप हो जाता है। अब क्या होगा? पुराने डीआर को क्या रोल मिलेगा? वो अब डीआर अदर बन के रहेगा, आम मोहल्लेदार की जिंदगी ही गुजारेगा जब तक के ऊपर वाली सीट को खाली नहीं हो जाती। तो एक दफा जो डीआर बीडीआर बन जाए वो उस वक्त तक सीट नहीं छोड़ता जब तक के डाउन ना हो जाए। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप को लगे कि गलती से कोई गलत डीआर बीडीआर बन गया, अब तो ये चिपक जाएगा, तो क्या बीइंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप तो राउटर रीलोड भी करा सकते हैं, और आप जो है, हमारे पास कुछ कमांड्स भी ऐसी मौजूद हैं जिससे हम इलेक्शन दोबारा से खुद से करवा लेंगे। एक कमांड है जिसका मैंने शायद पहले भी जिक्र किया हो, ठीक है जी, ओएसपीएफ में कमांड है जी, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, इनेबल मोड की कमांड है, क्लियर आईपी ओएसपीएफ
प्रोसेस। इसके बाद वो कंफर्मेशन मांगता है यस और नो की, आप यस करेंगे तो ओएसपीएफ के अंदर जितने भी इलेक्शन हैं वो दोबारा से होंगे। अब जब दोबारा इलेक्शन होंगे, ये राउटर आईडी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, तो जब दोबारा से इलेक्शन होंगे तो अब की बार जो नया कैंडिडेट होगा प्रायोरिटी की बेस पे वो आपका डीआर बनेगा और उसके बाद वाला सेकंड आईएएस जो है वो बीडीआर बन जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, यानी राउटर खुद से ये काम नहीं करेंगे, खुद से फैसला नहीं करेंगे मेरी प्रायोरिटी ज्यादा तो मैं उसको हटा के डीआर बन जाता हूं, ऐसे नहीं होगा। जो एक दफा डीआर बन गया वो डीआर रहेगा, जो बीडीआर बन गया वो बीडीआर रहेगा। राउटर जब रीलोड होता है ना तो असल में इलेक्शन दोबारा होता है, तो इलेक्शन अगर किसी भी तरीके से दोबारा करवा लिया जाए तो फिर नताइज डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, चलते चलते कुछ नहीं होगा, इलेक्शन दोबारा कराने पड़ेंगे या राउटर रीलोड करवाना पड़ेगा, तब चेंजेस आएंगी। ठीक है जी, लेकिन जनाब कुछ फाइन ट्यूनिंग्स, कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं जो लैब से पहले मैं आपको करवाऊंगा। अभी आप थक चुके होंगे, आप ब्रेक करके वापस आए। ठीक है जी, और ये आप यकीन रखें, आज जब आप लैब करके यहां से जाएंगे ना तो आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी, कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होगा इस वाले से। ठीक है जी, तो चलें जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं, 12 बजे वापस आ जाइएगा।